Hey guys, hi everyone. Good morning, Adab, Namaskar, Sat Sri Akal, and I welcome you all to L3, lecture number 3 of this CA Final IDT regular batch, chapter supply and GST. Let's get going with a quick recap of what we did into the preceding session, guys. आप लोग जानते हैं हम आलतू फालतू बातें कम करते हैं, इनफैक्ट करते ही नहीं हैं, और हमारे लिए दोस्तों कोर्स कंटेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिसको हम जितनी अच्छी तरीके से कर सके दैट्स द बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो गाइस, जो हमारे को ध्यान में रखना है। कंसिडरेशन के क्लैरिफिकेशन से हम लोगों ने पिछले सेशन में किया था, तो मैं आज कंसिडरेशन को भी रिवाइज करते हुए क्लैरिफिकेशंस को रिवाइज कराते हुए दोस्तों आगे बढ़ूंगा। सबसे पहले दोस्तों हम लोगों ने कंसिडरेशन में देखा था कि कंसिडरेशन में anything in return which may be in money or kind, it may flow from the recipient or any other third person, however it shall not include टू थिंग्स। पहला, सब्सिडी बाय द गवर्नमेंट, जो सरकार द्वारा सब्सिडी मिली है दोस्तों वो आपकी कंसिडर नहीं करी जाएगी। एंड दूसरा, रिफंडेबल डिपॉजिट्स, बिकॉज रिफंडेबल डिपॉजिट्स इज नथिंग बट मनी, एंड मनी दोस्तों ना तो गुड्स की डेफिनेशन में आता है और ना ही सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है। तो इन दिस सिनेरियो, इन दिस केस गाइस, सबसे पहले हमारे लिए क्या था? पेमेंट इन मनी और काइंड विच में बी बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन विच इंक्लूड्स मॉनेटरी वैल्यू ऑफ any act of forbearance for the supply but shall not include subsidy and deposit, जो कि refundable है। उसके बाद पहला क्लैरिफिकेशन आया था, डोनेशन रिसीव बाय चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन एज एन एक्ट ऑफ फिलैंथ्रोपी। दोस्तों अगर कोई चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को डोनेशन रिसीव होता है एंड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड, एज अ वे ऑफ सेइंग थैंक यू, वो सामने वाले का नाम किसी बोर्ड पे, दीवार पे लिख देते हैं विदाउट एनी बिजनेस प्रमोशन, तो उसे सप्लाई नहीं माना जाएगा। हाउएवर अगर किसी भी तरीके से ये नजर आता है कि भैया बिजनेस को प्रमोट किया जा रहा है, तो इन दैट केस दोस्तों जीएसटी शैल बी लिवाइड, फिर जीएसटी लिवाइड कर दिया जाएगा, फिर कंसिडरेशन आ गया है। नो क्लेम बोनस को दोस्तों कोई फॉरबियरेंस ऑफ एन एक्ट ना माना जाए। नो क्लेम बोनस इज नथिंग बट अ ट्रेड डिस्काउंट एंड इट विल बी रिड्यूस फ्रॉम द ग्रॉस प्रीमियम इन ऑर्डर टू अराइव एट नेट प्रीमियम, और नेट प्रीमियम पर जीएसटी चार्ज किया जाएगा। आर्ट वर्क सेंड बाय आर्टिस्ट टू गैलरीज फॉर एग्जीबिशन, जब कोई आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग्स वगैरह भेजता है टू एग्जिबिटर, तो वहां पर एग्जिबिटर उसे पैसा नहीं देता, तो आर्टिस्ट विद द हेल्प ऑफ अ डिलीवरी चलान दोस्तों अपने यहां से अपने आर्ट वर्क को एग्जिबिटर के यहां भेज देता है। एंड बिकॉज देयर इज नो कंसिडरेशन फ्लोइंग एट दैट गिवन पॉइंट ऑफ टाइम फ्रॉम द एग्जिबिटर साइड टू द आर्टिस्ट, देयर इज नो सप्लाई। इट इज ओनली व्हेन एक बायर आके एक्चुअल में सामान खरीदेगा तब जीएसटी लगेगा, जो पेंटिंग पर जीएसटी होगा वो वाला। एंड दूसरा दोस्तों, जो एग्जिबिटर है वो अपना कमीशन चार्ज करेगा, फ्री में तो करेगा नहीं, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, उस पर भी जीएसटी लगेगा। फिर क्लैरिफिकेशन ऑफ वेदर जीएसटी इज पेबल बाय इंश्योरेंस कंपनी ऑन सैल्वेज रेक वैल्यू ईयर मार्क्ड इन द क्लेम असेसमेंट ऑफ द डैमेज कॉस्ट टू द मोटर व्हीकल। दोस्तों दो तरीके से, जब टोटल लॉस होता है बेसिकली एक तरीके का, या फिर दोस्तों जब भी सरकार, जब भी इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट क्लेम पास करती है, तो दो तरीके से करती है कि लेट्स से पूरी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन गाड़ी जो खराब हुई उसमें अभी भी लोहा या एक दो एक्सेसरीज ऐसी हैं जो खराब नहीं हुई थी, तो उन्होंने कहा भैया इन्हें मार्केट में बेचोगे तो कुछ पैसा मिल जाएगा, तो रिमेनिंग अमाउंट हम देंगे। जैसा कि मैंने एग्जांपल भी लिया था कि 10 लाख रुपए का अगर आपका क्लेम बनता है, जिसमें से जो सैल्वेज वैल्यू है वो 80,000 की है, तो इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भैया मार्केट में जाके अपना ये कबाड़ बेचोगे तो भी 80,000 मिल देंगे, तो हम आपको 9.2 लाख रुपीस देंगे। तो इस केस में दोस्तों जो सैल्वेज था वो कभी भी, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, वो कभी भी इंश्योरेंस कंपनी की ओनरशिप नहीं आई थी उस चीज पे। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, देयर विल बी नो जीएसटी, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाउएवर दोस्तों, जब इंश्योरेंस कंपनी ने पूरा क्लेम आपको दे दिया, 10 लाख दे दिया, और आपसे गाड़ी का जो भी कबाड़ था वो ले लिया, फिर उस कबाड़ को वो आगे बेचेंगे तो उस पर जीएसटी लगेगा, बिकॉज यहां पर टाइटल ऑफ कबाड़ चेंज्ड, पहले वो ओनर का था, अब वो इंश्योरेंस कंपनी का हो गया। नेक्स्ट, क्लैरिफिकेशन ऑन टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम गाइस। ये कॉस्ट पेट्रोलियम का एक कंसेप्ट क्या है? कहते हैं प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं बिटवीन द गवर्नमेंट एंड बेसिकली द एक्सप्लोरर, जो खुदाई कर कर नीचे सी बेड से, अर्थ से दोस्तों कोई मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अब बात यह आती है कि सरकार ने क्या बोला कि हम आपको ये राइट देते हैं कि आप एक्सट्रैक्शन कर सकें, लेकिन एक्सट्रैक्शन का खर्चा भैया कंपनी आपको उठाना पड़ेगा। तो कंपनी ने कहा भैया एक्सट्रैक्शन का खर्चा हम उठाएंगे, रिस्क हम उठा रहे हैं, तो अगर सी बेड से
या दोस्तों धरती के नीचे से अगर कोई भी मिनरल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं तो उसमें से सबसे पहले हमारा जो खर्चा है हम वो अपना वापस रीइंबर्स करवाएंगे, तो जिसे बोला जाता है कॉस्ट पेट्रोलियम। जब खर्चा माइनस करने के बाद जो एडिशनल अमाउंट ऑफ मिनरल्स बचेगा उसे बोलेंगे प्रॉफिट पेट्रोलियम, और प्रॉफिट पेट्रोलियम का कुछ हिस्सा हम सरकार के साथ शेयर करेंगे। तो सरकार ने कहा कि जो कॉस्ट पेट्रोलियम है दैट इज नथिंग बट अ रीइंबर्समेंट, आपने जो पहले खर्चा किया था वो अब आप वापस ले रहे हैं, तो उस पर कोई जीएसटी नहीं है। हाउएवर दोस्तों, जो प्रॉफिट पेट्रोलियम है जिसका कुछ हिस्सा आप सरकार को दे रहे हैं, क्या इज इट इन द फॉर्म ऑफ लाइसेंस फीस जिसे टैक्सेबल किया जा सकता था? द आंसर टू विच इज यस। हाउएवर सरकार ने उसे एग्जेम्प्ट कर दिया है। तो कॉस्ट पेट्रोलियम इज नॉट लायबल टू जीएसटी एंड प्रॉफिट पेट्रोलियम टू द एक्सटेंट इट इज शेयर विद द गवर्नमेंट इट इज exempted. Next guys, applicability of GST on lending of securities under the Securities Lending Scheme 1997, जिसमें लेंडर अपनी सिक्योरिटीज को लेंड आउट करता है टू अ बोरोवर। बोरोवर उस पर ड्यान से देखिएगा, बोरोवर क्या करता है, बोरोवर उस सिक्योरिटीज को बेचेगा, उसको पैसों की जरूरत है, उस पैसे को इस्तेमाल करेगा और जब ड्यू डेट आएगी वापस करने की, तो बोरोवर फिर से सिक्योरिटीज खरीद के लेंडर को वापस दे देगा। अब इस केस में लेंडर विल नेवर डू दैट फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, तो लेंडर विल चार्ज अ लेंडिंग फीस जिस पर जीएसटी लगेगा। हाउएवर जब सिक्योरिटीज को बेचा जाएगा या सिक्योरिटीज को दिया गया, लेट्स से 5 लाख की सिक्योरिटीज दी गई जिसपे बोरोवर ने 20,000 लेंडिंग चार्जेस दिए हैं, तो 20,000 पे जीएसटी है, ना कि 5 लाख रुपए पे। हाउएवर जो अप्रूव्ड इंटरमीडियरी के थ्रू आप लेंडर बोरोवर को देता है, अप्रूव्ड इंटरमीडियरी आल्सो चार्जेस लेट्स से 4,000 5,000 रुपीस एज कमीशन, उस कमीशन पर भी जीएसटी है। इट इज ओनली इन केस ऑफ सिक्योरिटीज के खरीदने बेचने पर, या जो सिक्योरिटीज लेंडर ने बोरोवर को दिया उस पर जीएसटी नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटीज दोस्तों ना तो आपकी गुड्स की डेफिनेशन में आता है ना सर्विसेज की डेफिनेशन में आता है। हाउएवर जो लेंडिंग फीस पे जीएसटी लगना है गाइस, वो जीएसटी लगेगा अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इन विच द रेसिपिएंट विल बी लायबल टू पे टैक्स, द बोरोवर विल बी लायबल टू पे टैक्स। फिर कुछ एग्जांपल्स थे दोस्तों, जिसमें से 5 एग्जांपल्स मैंने यहां करवा दिए थे और मैंने कहा था बचे हुए 5 एग्जांपल्स आप लोग खुद से करेंगे गाइस, तो आप लोगों ने आई एम अज्यूमिंगली कि आप लोगों ने वो कर लिए होंगे। उसके बाद द थर्ड प्री कंडीशन जिसमें सप्लाई बनता है अंडर सेक्शन 7(1)(a), दैट इज कि भाई साहब द सप्लाई शुड बी मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन। वो टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ और अ पर्सन हु इज लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी लॉ। तो यहां जो प्री रेक्विजिट आया, जो कंडीशन आई, दैट इज ऑन द सप्लायर। जो इंसान सप्लाई ऑफ गुड्स कर रहा है, जो इंसान सप्लाई ऑफ सर्विसेज कर रहा है, उसके ऊपर आया कि भाई साहब तुम रजिस्टर्ड होने चाहिए। रेसिपिएंट हो सकता है रजिस्टर्ड हो या ना हो। उसके बाद दोस्तों लास्ट पॉइंट दैट वी डिड इनटू द प्रीसीडिंग सेशन वाज कि जो ट्रांजैक्शन होना चाहिए इट शुड बी इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो आपके बिजनेस से जुड़ा हुआ होना चाहिए। आप उस चीज का बिजनेस करो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बहुत सिंपल सी चीज है दोस्तों, बिजनेस से जुड़ी हुई चीज भी वो आपके इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मानी जाएगी। इट इज नॉट कि आप इसी चीज का काम करोगे तभी आपका इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना जाए। तो मैंने इसका रामबाण क्या बताया कि अगर कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन है तो उस पर जीएसटी नहीं है, लेकिन दोस्तों अगर कोई पर्सनल ट्रांजैक्शन नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। ऑलराइट गाइस, सर जैसे आपने पिछले सेशन में एक एग्जांपल दिया था और वो एग्जांपल था कि आपने एसी लगवाया कोचिंग सेंटर में, और कोचिंग सेंटर का एसी जब बिगड़ गया था तो वो बेचने पर उस पर जीएसटी लगेगा। द आंसर टू व्हिच इज यस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। लेकिन सर खरीदते वक्त तो क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? चाहे आपने एसी कोचिंग सेंटर के लिए खरीदा हो या एसी घर के लिए खरीदा हो, जब आपने परचेज किया था तब क्या जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स लगेगा गाइस, क्योंकि जब आप परचेज करते हो तो आपने इलेक्ट्रॉनिक शॉप से खरीदा था ना, इलेक्ट्रॉनिक शॉप से। तो यहां पर जो सप्लायर है वो कौन है? इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला। और इलेक्ट्रॉनिक शॉप वाला चाहे वो आपके कोचिंग सेंटर में एसी लगाए या वो आपके घर में लगाए, इलेक्ट्रॉनिक शॉप के तो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है ना। रेसिपिएंट के इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं देखा जाता है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हमेशा सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है या नहीं है। ऐसे तो कल को उठ के आप अपनी फैमिली के साथ गोलगप्पे खाने हल्दीराम्स के रेस्टोरेंट में जाओगे और वहां जाके बोलोगे भैया ये तो हमारा पर्सनल है, इस पे जीएसटी मत लगाना। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता है।
जो रेसिपिएंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा जाता, इट इज ऑलवेज लुक्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पर्सन सप्लाइंग यू गुड्स और सर्विसेज। तो हल्दीराम्स इज द सप्लायर, और क्योंकि हल्दीराम्स का काम ही है खाना खिलाना और पैसे लेना, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, उस पे जीएसटी लगेगा। तो जब आप चाहे कोचिंग सेंटर के लिए या घर के लिए एसी खरीदो, उस पर तो ऑफ कोर्स आप जीएसटी पे करोगे ही करोगे। ऑलराइट गाइस, तो एनी transaction which is not a personal transaction is in the course of furtherance of business. So that is what we did into the preceding session. पहले 10 मिनट में हम लोगों ने क्विक रिकैप कर लिया है गाइस, and now it's time that we head on with section 71AA. आ जाओ भाई। 71AA क्या बोलता है, ध्यान से देखिएगा। The activities or transactions by a person other than an individual to its members or constituents or vice versa for cash, deferred payment or other valuable consideration. सर इसका क्या मतलब है? देखो सिंपल सी बात तो मैं समझाऊं कि सबसे पहले जो 71AA है ये भी सप्लाई है, ये भी सप्लाई है। ऑलराइट गाइस, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों, सेक्शन 7 की सीरीज ही पढ़ रहे हैं। तो पहले अपन लोगों ने क्या किया था, सेक्शन 71A जिसमें 4 पैरामीटर्स थे, अगर वो 4 पैरामीटर सेटिस्फाइड हो जाएंगे तो उसे सप्लाई माना जाएगा। फिर आया सेक्शन 71AA, फिर अभी थोड़ी देर बाद ही 15 मिनट बाद ही 71B आएगा, उसके बाद 71C प्लस शेड्यूल 1 आएगा। ये सब कुछ सप्लाई ही है। तो यहां पर दोस्तों सरकार ने क्या बोला कि अगर कोई एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शंस हैं विच आर कैरिड आउट बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर्स और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डेफर्ड पेमेंट एंड अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, इसे भी सप्लाई माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा, एक बहुत आसान से एग्जाम्पल है जो आपके इंस्टीट्यूट का भी सबसे पहला एग्जाम्पल। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ऑफ संस्कृति सोसाइटी सप्लाइज एयर कंडीशनर टू इट्स मेंबर्स एट अ कंसेशनल प्राइस। क्या ये भी सप्लाई है? द आंसर इज यस। मैं एक सोसाइटी में रहता हूं दोस्तों, और हम इस सोसाइटी में, मैं इस सोसाइटी में दोस्तों मेंटेनेंस चार्जेस देता हूं, सो दैट कि घर में कभी बाथरूम में कोई फिटिंग विटिंग की जरूरत हो तो प्लम्बर को बुला लिया जाए दोस्तों, कोई इलेक्ट्रिकल फिटिंग खराब हो जाए दोस्तों तो इलेक्ट्रिशियन को बुला लिया जाए। हम एक गार्डेड सिक्योरिटी वाले सोसाइटी में रहते हैं तो हमेशा सेफ फील करते हैं। बढ़िया गार्डन मेंटेन है बिकॉज देयर इज अ गार्डनर। जिम है दोस्तों, वहां पर इंस्ट्रक्टर है, आप जाके जिम कर सकते हैं एंड यू कैन ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ द इंस्ट्रक्टर। स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस है, बैडमिंटन कोर्ट है, टेनिस कोर्ट है, क्रिकेट ग्राउंड है। तो क्या कहीं ना कहीं दोस्तों ये सारी चीजें मेंटेन करने के लिए हमारे सोसाइटी को भी पैसा चाहिए होगा? द आंसर इज यस। अब सोसाइटी पैसा कहां से लाती है? मनी प्लांट लगाती है। सर मनी प्लांट में एक्चुअली मनी नहीं आता है राठी जी। ओह वेरी गुड, इंटेलिजेंट। मतलब उनको पास पैसा कहां से आता है? हम मेंबर्स ही तो सोसाइटी को पैसा देते हैं सो दैट सोसाइटी ये जो एक्स्ट्रा सर्विसेज हैं वो अवेल कर सके फॉर इट्स मेंबर्स। तो यहां पर हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? द सर्विस प्रोवाइडर इज सोसाइटी। हु इज द रेसिपिएंट? द रेसिपिएंट्स आर द मेंबर्स एंड मेंबर्स मेक अ पेमेंट टू द सोसाइटी स्टेटिंग भाई साहब कि कभी हमें प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर या पेंटर इन सब की जरूरत पड़े तो हमारे पास होने चाहिए। तो इन दैट केस सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला दोस्तों रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कलेक्ट्स मेंटेनेंस चार्जेस फ्रॉम इट्स मेंबर फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड। ये सब क्या है? हु इज द सर्विस प्रोवाइडर? रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन क्या है दोस्तों? एक एसोसिएशन जो मेंबर्स ने ही बनाई है। तो क्या इनको अलग अलग माना गया है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी लॉ and the maintenance charges collected by the resident welfare association, will it be subject to GST? The answer is yes, it will be subject to GST. Here in both the aforesaid example, it shall be deemed that the resident welfare association and its members are two separate persons. ये दो अलग अलग persons हैं, and it shall be deemed that the supply has taken place from resident welfare association to its members. तो मेंबर्स को दोस्तों इन दिस सिनेरियो विल हैव टू पे जीएसटी, उन्हें जीएसटी पे करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो इसमें दोस्तों जो लिखने वाला पॉइंट है वो सिर्फ पहले की ये 2 लाइनें हैं, इसे लिख लीजिए गाइस। आई विल नॉट गिव यू टू मच टाइम, बाय द टाइम आई विल हेल्प यू विद एन एक्सप्लेनेशन। कहते हैं फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज ए, इट इज हियरबाय क्लैरिफाइड दैट
notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or any judgment, decree, or order of any court, tribunal, authority, the person and its members or constituents shall be deemed to be two separate persons. तो explanation मतलब it is more like a clarification. जो दिया गया है, कहते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसोसिएशन है और उसके मेंबर्स हैं, उनको अलग अलग माना जाएगा. And the supply of activities or transactions inter se between them shall be deemed to take place from one person to another person. माना जाएगा कि वो एक इंसान दूसरे इंसान को सर्विसेज, एक इंसान दूसरे इंसान को गुड्स दे रहा है. एंड देयरफॉर गाइस, क्या इन पर जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज यस, इन पे जीएसटी लगेगा. ऑलराइट, तो बहुत आसान सा पॉइंट दोस्तों. इट इज मोर लाइक अ पॉइंट. अगर नहीं भी होता तो लॉजिकल इंटरप्रिटेशन यही होता कि भाई साहब एक रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है और रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन को पैसे कहां से मिलते हैं? मेंबर्स से मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ मेंटेनेंस चार्जेस. और उस मेंटेनेंस चार्जेस को जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है वो कहां यूज करती है? इन प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक गार्डनर, वॉचमैन, कारपेंटर, मेंटेनेंस ऑफ स्विमिंग पूल, मेंटेनेंस ऑफ जिम्नेजियम, मेंटेनेंस ऑफ लाइब्रेरी, मेंटेनेंस ऑफ ओपन एरिया, मेंटेनेंस ऑफ लाइट्स इन ओपन एरिया. ये अलग अलग तरीके की सर्विसेज होती हैं गाइस, द सोसाइटी हैज टू टेक केयर ऑफ. नेक्स्ट गाइस आते हैं कैश कॉल इन जॉइंट वेंचर. ये कैश कॉल क्या होता है? भाई साहब पैसों की जरूरत पड़ी है, पैसे इकट्ठा करो, सिंपल सी बात है. जॉइंट वेंचर के मेंबर्स होते हैं गाइस. ओके, कोई भी एसोसिएशन होती है दोस्तों, जैसे पार्टनरशिप फॉर्म होती है, उसमें अपन पार्टनर्स बोलते हैं. जॉइंट वेंचर के केस में अपन पार्टनर्स ना बोलते हुए मेंबर्स बोलते हैं. अब एज द नेम सजेस्ट, कैश कॉल, पैसों की जरूरत पड़ी है, नाउ इट्स टाइम, भैया पैसा लाओ सो दैट वी कैन परचेज अ न्यू थिंग, वी कैन इन्वेस्ट इनटू अ न्यू थिंग. तो कहते हैं कैश कॉल्स इन्वॉल्व द ऑपरेटिंग मेंबर रेजिंग फंड्स from other members based on their participating interest. These funds are used to cover project expenses outlined in the approved work program and budget. तो क्या कैश कॉल्स पे जीएसटी लगेगा? नहीं सर, कैश कॉल इज नथिंग बट अ पार्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन आफ्टर ऑल, एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन इज नथिंग बट मनी आफ्टर ऑल. लेट्स से एक पार्टनरशिप फर्म होती है, पार्टनरशिप फर्म चालू करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए, जिसके 4 पार्टनर्स हैं, एवरीबॉडी डिसाइडेड टू पंच इन 2.5 लाख रुपीज ईच. तो जो पार्टनर 2.5 लाख रुपए फर्म को दे रहा है, हम जानते हैं फर्म और पार्टनर्स अलग अलग हैं, लेकिन पार्टनर जो फर्म को 2.5 लाख रुपए ईच दे रहे हैं, क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, बिकॉज दिस इज नथिंग बट मनी. कहीं ना कहीं जब हम 2.5 लाख रुपए पार्टनरशिप फर्म को देते हैं तो फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में पार्टनर्स लायबिलिटीज में आ जाते हैं. It is the liability of the partnership firm to return 2.5 lakh rupees each to the partners, क्योंकि उससे 2.5 लाख रुपए रिसीव करें. होता है कि नहीं? तो in that case, in that scenario, सरकार ने कहा this is nothing but similar to that. तो cash calls is nothing but similar to capital contribution by members, and therefore this is nothing but money being involved and no GST shall be levied. आ जाओ भाई, इधर देखिएगा. कहते हैं देयर आर 4 members in the joint venture including the operating member. Operating member is basically the member जो साइन करता है या जो डिसीजंस लेता है डे इन डे आउट एक्टिविटीज की ऑफ द जॉइंट मेंबर ऑफ द जॉइंट वेंचर, एंड ईच वन कंट्रीब्यूट्स 100 rupees as part of their share. A total amount of 400 is collected, क्योंकि 4 मेंबर्स थे, सबने 100 रुपए दिए. The operating member purchases machinery for 400 rupees for the joint venture to be used in oil production. तो यहां पर ध्यान से देखिएगा एवरीबडी, जब मेंबर्स ने कंट्रीब्यूट किया टू जॉइंट वेंचर 100 ईच, तो सरकार ने उस पर क्लियर कट बोला कि दिस इज नथिंग बट मनी बीइंग ट्रांसफर्ड बाय जॉइंट वेंचर बाय मेंबर्स टू जॉइंट वेंचर. और इस पर दोस्तों नो सप्लाई, ये आपका सप्लाई नहीं है. लेकिन जब जॉइंट वेंचर आगे इससे मशीनरी खरीदेगा गाइस, जब जॉइंट वेंचर ने परचेज किया दोस्तों मशीनरी, तो जो मशीनरी सप्लायर है क्या वो जीएसटी चार्ज करेगा? द आंसर इज यस. तो मशीनरी पर जीएसटी लगेगा यहां पर. हाँ जी, ऑफ कोर्स, इस पर तो कोई कहने की बात ही नहीं है, मशीनरी पर जीएसटी लगेगा. एंड जॉइंट वेंचर विल बी एबल टू अवेल द बेनिफिट ऑफ आईटीसी ऑन दिस मशीनरी. सोल्यूशन देखिए, इन अबव केस
cash calls will not be subject to GST since the operating member is not carrying out an activity for another for consideration. Here, the money paid for machinery is merely in the nature of capital contribution and is therefore a transaction in money. वन ए कंप्लीट होता है और 7(1) ए ने क्या बताया दोस्तों कि जो एसोसिएशन है और उनके मेंबर्स हैं वो अलग अलग लोग हैं। एसोसिएशन अपने मेंबर्स को कोई सर्विस देता है तो इन दैट केस या कोई गुड्स देता है तो उस पर दोस्तों जीएसटी लगाया जाएगा, वो भी एक सप्लाई ही मानी जाएगी एज पर सेक्शन 7(1) ए। एग्जाम्पल आवाज आ रही है क्या गाइस? हाँ, बीच में आवाज गायब हो जाती है यार। आवाज आ रही है क्या गाइस? चलो जी, आई होप अभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। सेक्शन 7(1)(b supply includes importation of services for a consideration whether or not in the course of furtherance of business। ये क्या बोला गया दोस्तों? अब एक एक्सेप्शन आया गाइस, वन एक्सेप्शन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस जिसे सप्लाई मान लिया जाएगा। सप्लाई इंक्लूड्स, सप्लाई में माना जाएगा इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मतलब अगर हमारा ये प्यारा सा हिंदुस्तान दोस्तों आउटसाइड इंडिया से इंडिया में सर्विसेज लाई जा रही है, गुड्स के पॉइंट नहीं है यहां पर। सप्लाई इंक्लूड्स इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, यहां पर गुड्स को नहीं बोला गया है, तो सेक्शन 7(1)(b ओनली टॉक्स अबाउट सर्विसेज। तो अगर आउटसाइड इंडिया से, यहां पर देखिए ये है मिस्टर एक्स एंड मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, मिस्टर एक्स इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू लेट्स से मिस्टर जी इन इंडिया। यहां पर मिस्टर जी है,
उनको सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन दैट केस सरकार ने कहा कि मिस्टर जी, अगर आप इन्हें पैसा दे रहे हो, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि जो आपने सर्विसेज अवेल करी हैं, द सर्विसेज दैट यू हैव अवेल्ड, चाहे ये आपके बिजनेस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हो या ना हो, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या ना हो, दोस्तों इस पर जीएसटी गाइस क्या लगेगा या नहीं लगेगा? द आंसर टू विच इज यस, जीएसटी विल बी मेड एप्लीकेबल गाइस इस ट्रांजैक्शन पर, चाहे ये आपके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से जुड़ा हुआ हो और नॉट, इट विल बी अ सप्लाई, उसे सप्लाई माना जाएगा, एंड गाइस अब अगर सप्लाई माना जा रहा है तो मोदी जी वुड लाइक टू कलेक्ट टैक्स, मोदी जी कहेंगे भैया मैं टैक्स कलेक्ट करना चाहूंगा, तो टैक्स मिस्टर एक्स से कलेक्ट कर पाएंगे जो आउटसाइड इंडिया है? द आंसर टू विच इज नो। तो वो किससे टैक्स कलेक्ट करेंगे? जो इसने हिंदुस्तान में सर्विसेज ली हैं। तो इन दिस सिनेरियो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म विल अप्लाई एंड द रेसिपिएंट इन इंडिया विल बी लायबल टू पे टैक्स। तो सप्लाई अंडर RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म शैल अप्लाई। ऑलराइट गाइस, तो कहते हैं दिस इज द ओनली एक्सेप्शन टू द जनरल रूल ऑफ सप्लाई बीइंग इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 2 पॉइंट्स नीड्स फोकस इन दिस केस। इन दिस पॉइंट कहते हैं सच एक्सेप्शन अप्लाइज ओनली टू सर्विसेज, यहां पे गुड्स कवर्ड नहीं है, एंड कंसिडरेशन इज स्टिल अ नेसेसिटी। अगर पैसा नहीं दिया तो काम नहीं बनेगा दोस्तों, पैसा नहीं दिया तो काम नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर क्लियर कट बोला है 7(1)(b) में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन होना जरूरी है, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो इफ मिस्टर एक्स ने सर्विसेज दी मिस्टर जी के लेट्स से घर से जुड़ी हुई, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई, एंड मिस्टर जी पेड एन अमाउंट ऑफ मनी, क्या उस पे भी जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज यस, उस पे भी जीएसटी लगेगा। मिस्टर एक्स ने मिस्टर जी के फैक्ट्री, गोडाउन, वेयरहाउस से जुड़ी हुई सर्विसेज दी, क्या उस पर भी जीएसटी लगेगा? द आंसर टू विच इज यस, उस पर भी जीएसटी लगेगा, एज लॉन्ग एज मिस्टर जी इज मेकिंग अ पेमेंट। जब तक मिस्टर जी पेमेंट कर रहे हैं दोस्तों, तो जीएसटी लगेगा ही लगेगा। आ जाओ भाई, मिस्टर आशीष हैज बीन रिसीविंग इंटीरियर डेकोरेशन सर्विसेज, इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज फॉर हिज रेसिडेंशियल हाउस from Mr. Tony Stark located in London at an agreed consideration of $25,000. वैसे लंदन में पाउंड्स यूज होते हैं, लेकिन चलो इनका अग्रीमेंट डॉलर्स में हुआ था, तो $25,000। Such importation of services for consideration, though not in the course of furtherance of business, shall constitute supply under section 7(1)(b). क्या इसे 7(1)(b) में सप्लाई माना जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, सप्लाई माना जाएगा, क्योंकि यहां पर आशीष भाई टोनी स्टार्क जी को $25,000 की पेमेंट कर रहे हैं, इवन दो इट इज नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर आशीष। इस चीज का ध्यान रखना, नॉर्मली हम इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस देखते हैं फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द सप्लायर। नॉर्मली तो अपन यही देखते हैं ना कि जो सप्लाई कर रहा है क्या उसके कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में है, बट बिकॉज अंडर सेक्शन 7(1)(b) रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज एप्लीकेबल। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज अ सिनेरियो गाइस जिसका डिटेल डिस्कशन अगले चैप्टर चार्ज ऑफ जीएसटी में होगा, लेकिन एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता हूं। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज अ सिनेरियो इन विच द रेसिपिएंट, जो रेसिपिएंट है, रेसिपिएंट गोज एंड पेज टैक्स टू द गवर्नमेंट, रेसिपिएंट पेज टैक्स टू गवर्नमेंट। तो अगर रेसिपिएंट जाके सरकार को टैक्स पे कर रहा है, तो इन दैट केस सरकार ने कहा इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हम रेसिपिएंट के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करेंगे, बट नॉट इन सेक्शन 7(1)(b). 7(1)(b) में हमें कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं देखना, 7(1)(b) में हमें सिर्फ देखना है कि पैसा इन्वॉल्व है या नहीं है फॉर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अगला एग्जांपल आता है, मिस्टर खान परचेज फर्नीचर फ्रॉम चाइना वर्थ 12 लाख रुपीज। ठीक है जी, हाफ ऑफ द फर्नीचर, आधा फर्नीचर शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर बिजनेस एंड द रिमेनिंग हाफ फॉर पर्सनल पर्पसेस। फेयर एनफ। सच अ सिचुएशन डज नॉट फॉल अंडर सेक्शन 7(1)(b). क्यों? क्योंकि यहां पर गुड्स की बात हो रही है, फर्नीचर तो गुड्स की कैटेगरी में आएगा ना, ये 7(1)(b) में नहीं आएगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि इंपोर्टेशन के वक्त जीएसटी नहीं लगेगा। यस, जब गुड्स इंपोर्ट होते हैं, क्योंकि गुड्स टैंजिबल होते हैं, शिप से, एयरक्राफ्ट से जब हिंदुस्तान आए दोस्तों, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो सरकार ने वहीं पर जीएसटी लगा लिया।
एट द टाइम ऑफ इंपोर्टेशन. आई एम नॉट सेइंग जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन वो 7(1)(b) में नहीं आएगा, बिकॉज 7(1)(b) ओनली टॉक्स अबाउट इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, नॉट इंपोर्टेशन ऑफ गुड्स. Such a situation does not fall under section 7(1)(b) as it deals with importation of goods and not services. However, such transaction, whether for business or personal purpose, are considered as interstate supply. इसे भी interstate supply माना जाएगा क्योंकि import export को interstate का दर्जा दिया गया है. And leviable to IGST. इस पर IGST लगेगा जब आप सामान को import करेंगे. Alright guys. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है दोस्तों, अब आप लोगों को बताना है कि क्या इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए. मिस्टर देवू, अ स्टूडेंट प्लानिंग टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन इन कनाडा, receives career counseling services from a Canadian career launcher institution for free. Free मतलब no consideration. As he was a merit holder, discuss the consequence of this transaction. क्या इसे सप्लाई माना जाएगा अंडर सेक्शन 7(1)(b)? द आंसर इज नो. क्यों? क्योंकि 7(1)(b) ने क्या बोला था कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज है. हाँ जी है. कैनेडियन करियर लॉन्चर इंस्टीट्यूट है जो कनाडा में बैठा है. लेकिन दूसरी कंडीशन क्या बोली थी कि इट शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, विच इन दिस सिनेरियो इज नो कंसिडरेशन. यहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं है. क्या 7(1)(a) में आएंगे? द आंसर इज नो. 7(1)(a) में भी वन ऑफ द प्री रिक्विजिट इज कंसिडरेशन. कंसिडरेशन होना चाहिए. तो इसका आंसर है सी, नीदर कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर सेक्शन 7(1)(a नॉर 7(1)(b). ना तो इसे 7(1)(a) में माना जाएगा ना 7(1)(b) में माना जाएगा. All right, guys. The correct answer is C. Now, guys, heading on to section 7(1)(c). बहुत ही शानदार हमारा ये वाला प्रोविजन. I will say one of the most important provision in the entire chapter number 2. Section 7(1)(c. करें. कहते हैं सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन. सप्लाई इंक्लूड्स द एक्टिविटी स्पेसिफाइड इन शेड्यूल नंबर 1. शेड्यूल नंबर 1 में मेड और अग्रीड टू बी मेड विदाउट अ कंसिडरेशन. इसका क्या मतलब है कि सप्लाई में वो वाली एक्टिविटीज भी मानी जाएंगी जो शेड्यूल 1 में आती हैं, चाहे उसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व ना हो. डोंट वरी, ये जितने भी मैंने आज पॉइंट पढ़ाए हैं, जब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगा, तो जो हमने ऊपर चार्ट बनाया था ना, उस चार्ट में हम इन सारे पॉइंट्स को और डाल देंगे. ओके गाइस. तो शेड्यूल 1 ने क्या बोला कि भाई देयर आर 4 सिनेरियोज जहां पर कंसिडरेशन ना हो तो भी उन्हें सप्लाई मान लिया जाएगा. जैसे सेक्शन 7(1)(b) ने क्या बोला कि अगर बिजनेस से जुड़ा हुआ हो या ना हो तो भी इसे सप्लाई माना जाएगा, जीएसटी लगेगा. और वो क्या था? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन. 7(1)(c) में शेड्यूल 1 को जोड़ा गया और शेड्यूल 1 में 4 पॉइंट्स लिखे गए, 1 2 3 4. और इन चारों पॉइंट्स को अपन आज ही कवर अप करेंगे. ये चारों पॉइंट्स में सरकार ने क्या बोला? चारों पॉइंट्स में सरकार ने बोला कि भाई साहब इन पर जीएसटी लगेगा इवन इफ कंसिडरेशन इज नॉट इन्वॉल्व. इनको सप्लाई माना जाएगा अगर कंसिडरेशन ना भी हुआ तो. So 7(1)(c) has diluted the importance of consideration. Dilute मतलब कम कर दिया है दोस्तों. All cases specified in Schedule 1 shall be considered as supply even if made without consideration. But it shall be noted, इस चीज का ध्यान रखना है, it shall be noted that any transaction without consideration and not falling under Schedule 1, any transaction without consideration, जिसमें consideration involved नहीं है और वो Schedule 1 में भी नहीं आता, shall never be considered as supply and therefore not leviable to GST. सरकार ने क्या बोला कि any transaction without consideration and not falling under Schedule 1 shall never be considered as supply. मतलब जहां कंसिडरेशन भी नहीं है और आप शेड्यूल 1 में भी नहीं आते, फिर तो सप्लाई का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि शेड्यूल 1 में 4 ही पॉइंट्स है जिन्हें कवर अप किया गया है. सबसे पहला आज हम इन चारों के चारों पॉइंट्स को कवर अप करेंगे गाइस. परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड. बहुत अच्छा पॉइंट. परमानेंट ट्रांसफर
और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स जिन पर इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड। एक एग्जांपल बनाता हूं गाइस नाउ, एक स्टोरी सुनाऊंगा गाइस, और उस स्टोरी के थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा गाइस। लेट्स से मैं आपका होस्ट दोस्त श्रेय राठी, और मेरी ना ज्वेलरी की शॉप है। आई एम ए ज्वेलर, ऑलराइट गाइस। तो जो मैं सामान परचेज करता हूं, जो मैं ज्वेलरी परचेज करता हूं, जब मैं परचेज करता हूं तो वो मेरे लिए स्टॉक इन ट्रेड बनता है गाइस, क्योंकि मैं खरीद के खुद यूज नहीं करूंगा, मैं उसे आगे बेचूंगा, तो स्टॉक इन ट्रेड बनता है। तो क्या इस पर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया होगा? द आंसर टू विच इज यस, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर लिया होगा ऑन द ज्वेलरी दैट आई हैव परचेज, बिकॉज इट इज माई स्टॉक इन ट्रेड विच आई विल सप्लाई। जब कोई ग्राहक, जब कोई कस्टमर मेरी शॉप पर आएगा तो मैं उसे आई विल सेल इट ऑफ। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या सबसे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तब मिलता है जब आप उसको सप्लाई कर देते हैं, या इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उस दिन भी मिल जाएगा जब आपने सामान खरीदा और आपका इंटेंशन है कि आप इसको इन फर्दर कोर्स ऑफ टाइम इसे आप आगे सप्लाई करेंगे? मेरा आपसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, मैं क्वेश्चन रिपीट करता हूं। आईटीसी का बेनिफिट सरकार क्या हमें तब देती है जब यही सामान जिस पर आप आईटीसी क्लेम करना चाहते हो, इसको जब तक आप बेचोगे नहीं तब तक आपको टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा? ऐसा होता है क्या? द आंसर टू विच इज नो, सरकार ने कहा नहीं। अगर आपका ये इंटेंशन है कि आप इसको आगे इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस बेचोगे, तो हम आपको आज ही आईटीसी का बेनिफिट देने को तैयार हैं। तो हो सकता है, ध्यान से मेरी बात सुनना, एज अ ज्वेलर मैंने डायमंड रिंग खरीदी हो, ठीक है ना, डायमंड रिंग, और मैंने आगे आगे दोस्तों जो सप्लाई किया है वो मैंने गोल्ड ब्रेसलेट किया है। तो क्या जब मैंने आगे सप्लाई करके गोल्ड ब्रेसलेट पर टैक्स कलेक्ट किया, तो क्या इस टैक्स कलेक्टेड में से क्या मैं डायमंड रिंग का आईटीसी माइनस कर सकता हूं? डायमंड रिंग का आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस कर सकता हूं? द आंसर टू विच इज यस, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। सरकार ने कभी भी ऐसा नहीं बोला कि डायमंड रिंग का डायमंड वाली चीज से ही होगा, डायमंड वाले का गोल्ड से नहीं होगा, सिल्वर वाले का गोल्ड से नहीं होगा, गोल्ड वाले का डायमंड से नहीं होगा। ऐसा कहां सरकार ने बोला है? ऑलराइट गाइस, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। अब बात ये हुई दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा, ये मेरा बस अभी तक का ये पर्पस था आप लोगों को समझाने के लिए कि आईटीसी का बेनिफिट मेरे को उसी दिन मिल गया था जिस दिन मैंने स्टॉक को खरीदा था। मेरे को वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी दोस्तों, मेरे को वेट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी कि जब तक यही वाला स्टॉक नहीं बिकेगा तब तक मैं आईटीसी का बेनिफिट नहीं ले सकता, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। अब मेरी वाइफ, आपकी मैडम, ईशा बीवी, ईशा जानू, इनका बर्थडे आया। बर्थडे आने ही वाला है दोस्तों, अगले महीने जनवरी में बर्थडे आता है। अब मैंने कहा ईशा जी, बर्थडे के सुबह सुबह दिन मैंने चाय बनाई बढ़िया सी, साथ में बिस्किट्स रखे, फ्लावर्स रखे, कुकीज रखे, बिस्किट्स थोड़ा सा लोकल सा लगता है मैडम को, अपन तो पार्ले जी वाले हैं लेकिन वो कुकीज वाली हैं, तो मैंने कुकीज रखे, फ्लावर्स रखे, कार्ड लेकर आया, गुड मॉर्निंग जानू, हैप्पी बर्थडे स्वीट हार्ट। तो उन्होंने कहा थैंक यू श्रेय। तो मेरे हिसाब से मैं ये गिफ्ट लेकर ही गया था, फूल और कार्ड। तो श्रेय, वाओ व्हाट अ नाइस कार्ड। अच्छा, मैंने कहा क्या हुआ, पीछे कौन है? कह रहे अरे वो, मेरे को लगा ऐसे कहना नहीं चाहिए श्रेय, लेकिन मेरे को लगा कि वो गिफ्ट रखा होगा आपने ऐसे पीछे। नहीं, मैंने कहा मेरे हाथ तो दोनों ट्रे में थे ना, तो गिफ्ट कहां से, ये तो गिफ्ट है। उसका चेहरा बिल्कुल छोटा सा हो गया। मैंने कहा सरप्राइज है। मैंने तो सरप्राइज सोचा भी नहीं था, मुझे तो लगा कि मैडम खुश हो जाएंगी, गुलदस्ता मिला है सुबह सुबह और कार्ड मिला है, बेड टी मिल रही है विद कुकीज। तो मैडम कहती श्रेय मैं जानती थी
आप मेरे लिए सरप्राइज हमेशा रखते हैं, तो इस बार का क्या सरप्राइज है? मैंने कहा वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऐसे दिमाग में कुछ सेट भी नहीं था। तो क्योंकि शादी को 8 साल हो गए थे, तो समझ गई कि श्रेय ने तो कोई सरप्राइज रखा ही नहीं है। तो ईशा मेरे को बुलाती, कर इधर आइए, इधर आइए, नहीं है ना कोई सरप्राइज, नहीं है ना? मैंने कहा अरे ऐसी बात नहीं है, थोड़ा सा टाइम दो, अभी अभी सरप्राइज हम जादू कर देंगे, सरप्राइज लेकर आता हूं। कहते हैं अच्छा अच्छा किया आपने गिफ्ट नहीं लिया। मैंने कहा कितनी अच्छी बीवी है, देखो कितनी समझदार है, 8 साल हो गए हैं शादी को, अब क्या इन सब चीजों में गिफ्ट गिफ्ट में लगा हुआ है। तो कहती है अब मैं सोच रही थी इस बार ना मैं ज्वेलरी लूंगी। मेरी जमीन तले, मतलब समझ में नहीं आया, पैर तले जमीन खिसक गई। मैंने कहा ज्वेलरी लूंगी मतलब आपके पति की ज्वेलर, मैं ज्वेलर ही हूं, मेरी दुकान है ज्वेलरी की। कह रहे हाँ वही, मैं दुकान से एक ज्वेलरी लूं। अरे बेगम पूरी दुकान आपकी है, आप क्या, नहीं 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 श्रेय, ये कह के पिछले 8 साल में ज्यादा से ज्यादा जो दिलाते हो वो पाजेब दिलाते हो मेरे को 500 रुपए के, इस बार तो मैं एक भारी डायमंड सेट लूंगी। मैंने कहा अरे जिसके पास प्लूटोनियम, वो जिसके पास यूरेनियम, अरे राम, जिसके पास सोने जैसी बीवी है उसको डायमंड का क्या मतलब? कह रहे हैं बस लपेटना बंद करो, क्या प्लूटोनियम यूरेनियम बोल रहे थे? अरे अलग अलग मेटल्स के वो नाम निकल गए, वो गोल्ड बोलना चाह रहा था। सोने जैसी बीवी, कह रहे नहीं, आज सोने जैसी बीवी को डायमंड जैसा नेकलेस चाहिए ही चाहिए, और मैं लेकर रहूंगी, मेरे को देना है तो दो, नहीं तो मेरी बर्थडे का ऐसी का तैसी कर दी श्री। मैंने कहा अच्छा चलो नहा धोकर आ जाना दुकान पर, मैं पहुंच रहा हूं वहां पर, आप आ जाना, आप आके जो भी आपको ज्वेलरी पसंद आए आप ले लेना। तो कहती है ठीक है, मैं फटाफट ऑफिस पहुंचा। मुझे नहीं पता था मैडम इतनी जल्दी पहुंचेंगी, मेरे पीछे पीछे ही मैडम पहुंच गई। मैं अपने दोस्तों वो जो महंगी महंगी ज्वेलरी थी उन्हें छुपा भी नहीं पाया, उससे पहले मैडम भी वहीं पहुंच गई। मैंने कहा अरे अपन छुपन छुपाई थोड़ा ना खेल रहे थे कि आप पीछे जाके तो पकड़ दोगी। आराम से आती, अभी तो झाड़ू भी नहीं लगी। कह रहे अरे कोई बात नहीं, मैं आ गई हूं, अब मैं ज्वेलरी लेकर ही जाऊंगी। मैंने कहा अच्छी बात है, चलो बढ़िया बढ़िया। मैंने कहा वो अपने मैनेजर साहब को बुलाया, मैनेजर साहब वो मैडम आई है, आज इनका जन्मदिन है, तो इनको कुछ अच्छी सी दिखाओ, रिंग विंग दिखाओ। ईशा मेरी तरफ देखती, नहीं अच्छा रिंग नहीं चाहिए मैनेजर साहब, रिंग क्या दिखाओ, दिखाओ कुछ पेंडेंट पेंडेंट। आंखें आंखें बड़ी कर ली, सेट दिखाओ, नेकलेस नेकलेस दिखाओ इन्हें। अब ईशा वहां चली गई, मैं भगवान के सामने प्रार्थना कर रहा था, भगवान जी देखो माना मेरी ज्वेलरी की दुकान है, ये तो सामने सामने रॉबरी हो रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, भगवान जी प्लीज प्लीज थोड़ी मदद करो। उस दिन भगवान जी मेरे ऊपर बिल्कुल दया नहीं दिलाई। मैडम को सेट समझ में आया, मैडम को सेट पसंद आया, 5 लाख रुपए का सेट, 5 लाख रुपीज का उन्हें सेट पसंद आया। अब मैंने कहा अरे ये वाला सेट तो अच्छा नहीं लग रहा ईशा आपके ऊपर, ना 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 ना, ये वाले सेट में ना थोड़ी ऐसा लग रहा है डिफेक्ट सा लग रहा हो, आप इतनी सुंदर और सेट इतना सुंदर नहीं है, तो ये ना आपके ऊपर जच नहीं रहा। इतने में मैनेजर मेरे को कहता है अरे क्या सर आप भी ना, कल एक मोहतरमा आई थी, उनको तो अपने हाथ से पहना रहे थे और कह रहे थे, इतनी तारीफ कर रहे थे सेट की कि एक यूनिक सेट है, और आज मैडम आई है तो उन्हें अब मना कर रहे हैं। सस्पेंडेड, सस्पेंडेड नहीं, तुम तो निकलो यहां से, तुम आउट, यू आर फायर्ड, नालायक मैनेजर। हाँ नहीं तो ईशा मेरी तरफ देखते, मैंने कहा नहीं नहीं, वो नहीं नहीं मैं तो आज यही लूंगी। अब ईशा ने ये ज्वेलरी कहा मैनेजर साहब से, आप इनकी बात मत सुना करो। कह रहे नहीं इनकी यहाँ पे वैसे भी ज्यादा नहीं चलती है। मैंने कहा तू तो रुक, तू तो रुक, मैं तेरे को बताऊं मैं। तो इन दैट केस दोस्तों ईशा ने वो ज्वेलरी पैक कराई, ज्वेलरी जाते में उसने मेरे को थैंक यू बोला ईशा ने। मैंने कहा थैंक यू क्या बेगम, लाओ। थोड़ा मेरे को लगा ये जो पैसे इकट्ठे करती रहती है ना घर की महिलाएं, कि कहीं ऊपर लॉकर में 1-2 लाख रुपए रख दिए हों,
कहीं 20-20, 15-15 हजार रुपए बचा के, मेरे को लगा 1-2 लाख रुपए तो हाथ में दे देंगे, इतने में ताली मार के निकल गई। ऐसे ताली मारी, कह रहे थैंक यू श्रेय, आई लव यू, आई लव यू टू कहने की भी उन्होंने बहुत हिम्मत चल रही थी मेरे को बॉडी में। लव यू टू बीवी, तेरी बर्थडे फिर कभी ना आए। हाँ जी गाइस, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा एवरीबॉडी। इन दिस सिनेरियो क्या हुआ दोस्तों, अब ध्यान से देखना। क्या जो मेरी वाइफ ही श्रेय राठी ने अपनी वाइफ को दोस्तों, वाइफ को ज्वेलरी दी। श्रेय राठी ने वाइफ को ज्वेलरी दी, लेकिन वाइफ से क्या मेरे पास पैसा आया? द आंसर इज नो, पैसा तो नहीं आया। अब वाइफ निकली थी, इतने में मोदी जी आ गए। मोदी जी कहते हैं अरे यहां लंगर लगा है, हमें पता चला। मैंने कहा मोदी जी लंगर? कैसा लंगर? यहां नहीं मिलती पूरी सब्जी, छोला भटूरा या छोला पूरी और हलवा खाने आ करने? कह रहे नहीं, ज्वेलरी का लंगर। अभी एक मैडम यहां से निकली, वो फोन पे बात करते हुए अपनी फ्रेंड को बता रही थी, अरे आज तो मैंने अपने हस्बैंड को छोड़ा नहीं 5 लाख की ज्वेलरी लेकर आई हूं और नो पैसा, आज बर्थडे का पूरा फायदा उठाया। मोदी जी ने कहा 2 दिन बाद मेरा भी बर्थडे लाओ, मेरे को भी कुछ ज्वेलरी दे दो। मैंने कहा मोदी जी नहीं, आपको क्या मतलब क्या इयररिंग्स चाहिए अपने लिए, नेकलेस चाहिए? नहीं कह रहा मैं ब्रेसलेट ले लूंगा अपने लिए। मैंने कहा और है मोदी जी, ये मैंने अपनी वाइफ को एज अ गिफ्ट दिया है। कह रहे वो बात ठीक है राठी जी, लेकिन आप जीएसटी तो ले लेते हैं। मैंने कहा हिम्मत है तो आप ले लो। नहीं खुद की शादी नहीं हुई ना, इसीलिए इतना हवा में उड़ रहे हैं। जिस दिन आ जाती ना बीवी, पता चल जाता कौन प्रधानमंत्री है समझाइए मैनेजर साहब इन्हें। हाँ नहीं तो मैनेजर साहब आगे बढ़े, मोदी जी ने उसको इशारा किया, शांति। क्या आगे बढ़ के समझाने की कोशिश कर रहे हो? मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं। अब मैं मोदी जी ने क्या कहा होगा, कि मोदी जी ने कहा कि राठी जी, जब आपने सामान को परचेज किया था, स्टॉक इन ट्रेड परचेज किया था, जब आपने ये जो सेट जो मैडम एज अ गिफ्ट ले गई, आपने जब इसे परचेज किया था, तब आपने उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट उठा लिया था। द आंसर टू विच इज यस, आपने उस पर आईटीसी का बेनिफिट उठा लिया था। अब हमने आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट इस भरोसे से, इस विश्वास से दिया था कि आप इसे जब भी आगे सप्लाई करेंगे, जब भी आगे बेचेंगे, तो आप आगे से टैक्स कलेक्ट कर लेंगे। हमने इस भरोसे से ही दिया था ना। हाउएवर दोस्तों, वो भरोसा तो आपने तोड़ दिया। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट तो लिया, हाउएवर आपने जब अपनी वाइफ को ये ज्वेलरी दी, एज अ गिफ्ट दी, जो भी किया, लेकिन आपने आगे से फूटी कौड़ी इकट्ठी नहीं करी। मैंने कहा मोदी जी ये सब मैं जानता हूं, लेकिन मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं कलेक्ट कर सकूं। कह रहे वो कोई बात नहीं है, तो हम समझते हैं दुनिया भर के ज्यादातर पतियों की यही हालत है, आप कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमने तो आपको एक भरोसे से आईटीसी दिया था ना, हमने तो आईटीसी दिया था कि नहीं दिया था? मैंने कहा दिया तो था, हमने लिया भी था। अब क्या करें मोदी जी? तो मोदी जी ने कहा जो आपने अपनी वाइफ को दिया है, ये एसेट दिया है, ये ज्वेलरी, ये इसको क्या माना जाएगा? दिस विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई, माना जाएगा कि आपने उन्हें सप्लाई किया है। और क्योंकि माना जाएगा आपने सप्लाई किया है, तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा, इवन दो आप उनसे एक्चुअल में कोई भी अमाउंट ऑफ मनी कलेक्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन वी कैन नॉट ब्रेक द चेन, वी कैन नॉट ब्रेक द सप्लाई चेन, बिकॉज आपने अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। अच्छा, नॉर्मल सिनेरियो में सोचो, ये तो एक तरीके का यही पॉइंट हुआ ना। मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। लेट्स से मिस्टर एक्स है, और मिस्टर एक्स की भी वाइफ का बर्थडे आता है, और मिस्टर एक्स अपनी वाइफ को लेके ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, ज्वेलरी शॉप पे जाते हैं, ठीक है ना। मिस्टर एक्स ज्वेलर नहीं है, वो ज्वेलरी शॉप पर जाते हैं along with her wife, along with his wife, और वहां से जाकर उन्होंने ज्वेलरी शॉप से कोई भी सामान खरीदा, ब्रेसलेट खरीदा, पेंडेंट खरीदा, इयररिंग्स खरीदे, रिंग खरीदी, जो भी खरीदा, क्या यहां पर मिस्टर एक्स ने ज्वेलरी शॉप को पैसा दिया? ध्यान से मेरी बात सुनना, ज्वेलरी शॉप को पैसा दिया, हाँ जी।
और क्या पैसे पर जीएसटी भी पे किया होगा? द आंसर टू विच इज यस, जीएसटी तो पे किया होगा। क्या क्या दोस्तों मिस्टर एक्स को इस जीएसटी का आईटीसी मिलेगा? द आंसर टू विच इज नो, आईटीसी नहीं मिलेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर मिस्टर एक्स जो है वो कस्टमर है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को यूज करता है, कस्टमर उस प्रोडक्ट को आगे नहीं बेचता है। सही बात है कि नहीं है? सरकार ने कहा लाइकवाइज टू दैट पॉइंट, लाइकवाइज टू दैट पॉइंट सरकार ने क्या बोला? यही पॉइंट ऊपर अप्लाई हो रहा है। श्रेय राठी जी, आपने एज ए ज्वेलर स्टॉक खरीदा था, लेकिन तब आपको पता नहीं था कि आपकी वाइफ आके ऐसे दिन दहाड़े रॉबरी कर जाएंगी, तो आपने अपने स्टॉक इन ट्रेड पर आईटीसी क्लेम कर लिया और हमने आपको आईटीसी अलाउ भी कर दिया, ये सोचते हुए कि जब भी आप इसे आगे बेचोगे तो आगे से टैक्स कलेक्ट कर लोगे। हाउएवर ऐसा हुआ नहीं। हमने आईटीसी इस भरोसे से दिया था ना कि आप आगे बेचोगे तो टैक्स कलेक्ट कर लोगे, लेकिन क्योंकि आपने आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं किया गाइस, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, जो आपने अपनी वाइफ को आगे सामान बेचा उसे हमने क्या मान लिया? डीम्ड सप्लाई, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी अलाउड यू द बेनिफिट ऑफ आईटीसी। हमने आपको आईटीसी का बेनिफिट दिया, इसीलिए हम आगे का ट्रांजैक्शन को डीम्ड सप्लाई मानेंगे। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट? इंटरेस्टिंग पॉइंट ना? हाँ या ना? क्योंकि यहां पर फॉर दैट ज्वेलरी जो वाइफ लेकर गई, जो ईशा जी लेकर गई, वो एज अ कस्टमर ले गई, वो तो एज अ कस्टमर ही ले गई ना, अब वो तो आगे नहीं बेच रही है, तो हमें उस ज्वेलरी पर आईटीसी अलाउड नहीं होना चाहिए, क्योंकि एज अ कस्टमर यू आर कंज्यूमिंग द प्रोडक्ट, तो द बर्डन ऑफ टैक्स शुड बी ऑन टू यू, बर्डन ऑफ टैक्स आपके ऊपर होना चाहिए, तो बर्डन ऑफ टैक्स मेरे ऊपर आना चाहिए था। हाउएवर मैं तो ऑलरेडी आईटीसी लेकर बैठा हुआ था, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले चुका था, तो मैंने कहा मोदी जी क्या करें, मैं तो आईटीसी ले चुका हूं पिछले टैक्स पीरियड्स में। तो मोदी जी ने कहा कि राठी जी, दो तरीके हैं, या तो जो आपने आईटीसी लिया वो आपने रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी करते हुए उसे रिवर्स करें। मैंने कहा अरे मोदी जी, रॉन्ग अवेलमेंट ऑफ आईटीसी बोलोगे तो उस पर इंटरेस्ट भी लगेगा, जबकि मैंने कोई रॉन्ग अवेलमेंट नहीं करी, आईटीसी की सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हुई थी तभी आईटीसी क्लेम किया। तो मोदी जी ने कहा यह बात भी सही है, तो मोदी जी ने कहा जो आपने अपनी वाइफ को दिया इवन विदाउट कंसिडरेशन उसे सप्लाई मान लेते हैं, मान लेंगे सप्लाई है, सप्लाई है तो आगे जीएसटी है, और जीएसटी ये आपके किस में रिफ्लेक्ट कर जाएगा? ये आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में जुड़ जाएगा, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, ये जाके आप फिर सरकार को जमा करा देना। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? लेकिन सर एट व्हाट वैल्यू? वो आप वैल्यूएशन रूल्स में सीखेंगे गाइस, वो आप वैल्यूएशन रूल्स में सीखेंगे, जब मैं आपको वैल्यूएशन रूल्स पढ़ाऊंगा ना वैल्यू ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में, वहां पर सीखेंगे। आ जाओ भाई। एनी काइंड ऑफ डिस्पोजल और ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट without any intention of receiving back the goods made without consideration qualify as supply. However, it should be noted that ITC must have been availed on such goods. Sir, what if ITC is not availed? आपने अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया था, अगर मैंने आईटीसी नहीं लिया था, तो फिर उसे डीम्ड सप्लाई नहीं माना जाएगा। इट इज ओनली बिकॉज आई क्लेम्ड आईटीसी, मोदी जी ने मुझे आईटीसी का बेनिफिट दे दिया और मैंने आगे से टैक्स कलेक्ट नहीं किया, तो डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। ऑलराइट गाइस, इधर ध्यान से देखिएगा। एन इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर ट्रांसफर परमानेंटली अ टेलीविजन फ्रॉम स्टॉक टू हिज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स डीलर है तो उसने टेलीविजन पर क्या आईटीसी क्लेम कर लिया होगा एट द टाइम ऑफ परचेज ऑफ सच टेलीविजन? द आंसर इज यस। उसने अपने ही स्टॉक से अपने ही घर में लगा दिया। क्या सच ट्रांजैक्शन शैल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई अज्यूमिंग द डीलर हैज टेकन आईटीसी ऑन सच टेलीविजन? क्या इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, इसे डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इधर ध्यान से देखिएगा, अगला एग्जांपल बहुत इंटरेस्टिंग है। मिस ईशा परचेज अ मोटर कार फॉर बिजनेस पर्पस ऑन विच आईटीसी इजंट अवेलेबल, आईटीसी इज नॉट अलाउड। आपको पता है दोस्तों, अगर आप एक गाड़ी खरीदते हैं तो आईटीसी उस पर ब्लॉक्ड है अंडर सेक्शन 17(5)(a) बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 17(5) ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो आईटीसी मेरी वाइफ को, या इस एग्जांपल में ईशा नाम है तो इसलिए वाइफ निकल गया, ईशा जी को आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिला। अब आफ्टर 2 years शी गिफ्टेड द कार टू हर फ्रेंड, उन्होंने ये कार अपने दोस्त को गिफ्ट कर दी, काव्या को गिफ्ट किया है, तो काव्या से ऑफकोर्स पैसा तो नहीं लिया है,
तो क्या इसको सप्लाई माना जाएगा? Will this be considered as supply? The answer is no. Such transfer shall not be considered as supply as ITC was not allowed at the time of purchase, even though motor car is a business asset. Even though motor car is a business asset, क्या ITC अलाउ किया जाएगा? The answer to मतलब क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि जब ईशा ने इस गाड़ी को खरीदा था तब उसे ITC का बेनिफिट नहीं मिला था. नेक्स्ट, अगला एग्जांपल गाइस. अ बैग डीलर donates 100 school bags to poor children. A bag dealer जो बैग का काम करता है गाइस, उसने 100 बैग डोनेट कर दिए टू पुअर चिल्ड्रन. क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? जी हां, माना जाएगा. क्यों? क्योंकि बैग डीलर ने जब बैग खरीदा था तब वो आईटीसी ले चुका था. In this case, transfer of business stock on which ITC has been claimed shall qualify as supply. उसे सप्लाई माना जाएगा. हम अभी जैसे आपके घर में मिस्टर एक्स हैं, उनके घर में 4 बैग पुराने रखे हुए हैं जो उनके लिए एज अ पर्सनल एसेट है. बच्चों के पुराने बैग्स हैं. अब जो स्टाफ आता है, मेड्स आते हैं, उनके बच्चों के लिए उन्होंने ये बैग फ्री में दे दिए. क्या इस पे सप्लाई माना जाएगा? नहीं. क्यों? क्योंकि जब मिस्टर एक्स ने अपने बच्चों के लिए बैग्स खरीदे थे तब ही डिड नॉट क्लेम आईटीसी बिकॉज दिस इज अ पर्सनल प्रॉपर्टी, दिस इज अ पर्सनल थिंग. और पर्सनल चीज पर आईटीसी का बेनिफिट नहीं मिलता. जब मिस्टर एक्स ने 4 बैग्स खरीदे थे अपने बच्चों के लिए तो एज कंज्यूमर खरीदे थे. अब वो पुराने हो गए, उन्होंने आगे अपने ड्राइवर के बच्चों के लिए दे दिए, तो क्या उस पर जीएसटी लगेगा? नहीं, बिकॉज ही डिड नॉट क्लेम आईटीसी हिमसेल्फ एट द टाइम ऑफ परचेज. तो यहां पर सर जो मेन पॉइंट है वो आईटीसी है ना आफ्टर ऑल. हाँ जी, बिजनेस का एसेट, बिजनेस का स्टॉक अगर आप आगे दे रहे हैं जिस पर आप आईटीसी पहले ले चुके थे और आज ये स्टॉक देने पर, एसेट देने पर कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, if you are not charging any amount of money, then it will be considered as deemed supply. All right guys, everyone clear about it? आजा भाई. Moving on to case number 2. Moving on to case number 2. Supply between related person or distinct person made in the course of furtherance of business. ये भी बड़ा अच्छा पॉइंट है दोस्तों. रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन. कह रहे हैं सर इसका क्या मतलब है? अभी समझाता हूं. रिलेटेड एज द नेम सजेस्ट, आपस के जानकार हैं. तो क्या यहां पर प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है, एक दूसरे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? हाँ जी. तो इन दैट केस सरकार ने कहा कि एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्संस, अगर रिलेटेड पर्संस के बीच में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसे क्या माना जाएगा? सप्लाई माना जाएगा. Even though there is no consideration involved, because यहां पर प्राइस को वैसे भी इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. लेट्स से अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है बिटवीन 2 पार्टनर्स ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड फर्म, क्या वो आपस में दोस्तों पार्टनर्स एक दूसरे के डिसीजंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? हाँ जी, कर सकते हैं. मेंबर्स ऑफ द फैमिलीज के बीच में ट्रांजैक्शन होता है, क्या प्राइस को इन्फ्लुएंस किया जा सकता है? द आंसर इज यस, इन्फ्लुएंस किया जा सकता है. तो सरकार ने कहा कि इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन रिलेटेड पर्संस इवन इफ विदाउट कंसिडरेशन, उन्हें भी अपन क्या मानेंगे? सप्लाई मानेंगे. फ्यू पॉइंट्स कवर्ड अंडर रिलेटेड पर्सन आर एज अंडर. इधर देखिए, सच पर्संस आर ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स ऑफ वन अनदर्स बिजनेस. ये रिलेटेड पर्संस में है. खैर आज तक रिलेटेड पर्सन से डायरेक्टली ये नहीं पूछा गया है कि कौन कौन रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं. इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों एक प्रैक्टिकल सिनेरियो में, और वो मैं आप लोगों को अभी सिखाऊंगा, जिसमें सबसे ज्यादा जो फोकस रहता है दैट इज ऑन पॉइंट नंबर 9. फैमिली मेंबर्स के बीच में ट्रांजैक्शन दिखाते हैं, लेकिन ये समझना जरूरी है कि हु ऑल फॉल्स इन द कैटेगरी ऑफ फैमिली. तो ऊपर के 8 पॉइंट्स आर नॉट दैट रेलेवेंट, आई शुड नॉट से रेलेवेंट बट नॉट दैट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे जुड़ा हुआ अभी तक एग्जाम में नहीं आया है. Such persons are officers and directors of one another's business. Such persons are legally recognized partners. Such persons are employer and employee. A person directly, indirectly holds 25% or more voting shares in both the companies. One of them directly, indirectly controls the other. Both of them are indirectly controlled by a third person. Together, they directly, indirectly control a third person. One of them is a sole agent, sole distributor, sole concessionaire of the other. ये सब कौन है दोस्तों?
बोथ ऑफ देम मतलब देयर आर टू पर्सन्स हु आर डायरेक्टली बीइंग कंट्रोल्ड बाय अ थर्ड पर्सन, तो ये दोनों आपस में कौन हो जाएंगे? रिलेटेड पर्सन। ऑलराइट गाइस, टुगेदर दे मतलब टू और मोर देन दैट कंट्रोल अ थर्ड पर्सन। ऑलराइट, तो इन दिस सिनेरियो गाइस इन्हें अपन क्या बोलेंगे? रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में बोलेंगे। लेकिन दोस्तों जो 9th पॉइंट है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आफ्टर ऑल, कहते हैं सच पर्सन्स आर मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली। फैमिली में कौन कौन आता है दोस्तों? स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ द असेसी, ये तो आते ही आते, स्पाउस एंड चिल्ड्रन तो आएंगे ही आएंगे। तो लेट्स से इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लिए मेरी वाइफ और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, वेदर डिपेंडेंट और नॉट। However, parents, grandparents, and siblings who are wholly dependent on the assessee. Parents, grandparents, and siblings, brothers and sisters, who are of the assessee who are wholly dependent on the assessee. जो assessee पर 100% डिपेंडेंट है वो आएंगे, who are wholly dependent on the assessee. तो बीवी बच्चे तो आते ही आते हैं, या पति और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, ग्रैंड पेरेंट्स या सिबलिंग्स ऑफ द असेसी आर होली डिपेंडेंट ऑन द असेसी। तो अगर मैं सिस्टर की बात करूंगा तो सिस्टर और मैं फैमिली है या नहीं है? इट डिपेंड्स वेदर सिस्टर इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन टू मी और नॉट। मम्मी की बात करूंगा तो मम्मी फैमिली में आती है या नहीं आती है? इट डिपेंड्स वेदर मम्मी इज डिपेंडेंट ऑन मी और नॉट। लेकिन बच्चे क्या वो फैमिली में आते हैं राठी जी, उसमें आपको डिपेंडेंसी नहीं चेक करनी। तो बीवी और बच्चे या पति और बच्चे तो आएंगे ही आएंगे, प्लस पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स ऑफ द असेसी आर होली डिपेंडेंट। Any transaction, any business transaction between members of the family shall be considered as supply even if without consideration. अगर इनके बीच में कोई ट्रांजैक्शन होता है तो उसे सप्लाई माना जाएगा, चाहे पैसा इन्वॉल्व हो या ना हो। ऑलराइट गाइस, नाउ इधर देखिएगा, लेट्स से मैं आपका होस्ट दोस्त श्रेय राठी, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से, ध्यान से देखिएगा, मैंने अपने ब्रदर इन लॉ से कोई स्टॉक परचेज किया दोस्तों, स्टॉक परचेज्ड विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन। मुझे बताइए दोस्तों, क्या इसे शेड्यूल 1 में डाला जाएगा? क्या ये शेड्यूल 1 में आएगा? शेड्यूल 1 में आएगा? द आंसर टू विच इज नो। क्यों सर? ब्रदर इन लॉ भाई हुआ ना, साला जिससे आपने सामान खरीदा है? नहीं, साले साहब और जीजा जी फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली रिलेटिव नहीं है, फॉर द पर्पज ऑफ फैमिली रिलेटिव नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। ऑलराइट गाइस, क्यों सर क्यों? क्योंकि यहां पर बोला है ब्रदर ऑफ द असेसी, आई एम नॉट ब्रदर ऑफ ब्रदर इन लॉ, आई एम जीजा जी। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस, जो ब्रदर इन लॉ होते हैं या फादर इन लॉ होते हैं वो आपकी फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। तो जहां जो असेसी है, असेसी के मां बाप देखने, मतलब अगर मैं असेसी हूं तो मेरे मां बाप, मेरे पत्नी के मां बाप नहीं आएंगे फॉर द पर्पज ऑफ दिस पॉइंट। ऑलराइट गाइस, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। ओके, नाउ दूसरा पॉइंट जो इन्होंने कहा, देखो पहला पॉइंट क्या बोला? सप्लाई बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जो शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 में कंसिडरेशन के अपन एक्सेप्शंस को सप्लाई बना रहे हैं, लेकिन इन चारों सिनेरियोज में बीट ए, मतलब बीट द फर्स्ट शेड्यूल 1 पैरा 1 बोलते हैं इसे, जो केस नंबर 1 है इसे पैरा 1 बोलते हैं, केस नंबर 2 पैरा 2, केस नंबर 3 पैरा 3, ये देखो, एंड केस नंबर 4 जो आपको यहां पे मिलेगा, दिस विल बी पैरा 4। अपन इन्हें ऐसे भी बोलेंगे, नहीं तो केस 1 2 3 4 बोथ वेज, जिस तरीके से आपको याद रहे आप उस तरीके से लिखिएगा, मतलब याद रखिएगा, एग्जाम में पैरा वर्ड यूज करिएगा, ज्यादा अप्रोप्रिएट लगता है। तो सरकार ने कहा इन चारों केसेस में, इन चारों केसेस में आपका क्या होना चाहिए? एवरीबडी हैज टू आंसर मी। इन चारों केसेस में क्या होना चाहिए? इन चारों केसेस में आपका दोस्तों इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए।
हम कंसिडरेशन का एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं और किसी चीज का एक्सेप्शन नहीं है। ऑलराइट, आ जाओ भाई। नाउ दे कम ऑन टू डिस्टिंक्ट पर्सन, कि अगर ट्रांजैक्शन डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी होता है तो उसे सप्लाई मान लिया जाएगा। अब इधर देखिएगा, a person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state union territory, shall in respect of each such a registration be treated as distinct person. एग्जाम्पल दूंगा तो क्लैरिटी आएगी दोस्तों, ऐसे लाइंस पढ़ने में इतना मजा नहीं आता। एग्जाम्पल्स वैसे तो मैं 3 बना के भी लाया था, लेकिन इट्स ऑलवेज बेटर कि मैं आपके सामने हैंड रिटन एग्जाम्पल्स बनाऊं, इससे ना हम विजुअलाइज बेटर कर पाते हैं और अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। दोस्तों अंडर द जीएसटी लॉ सरकार कहती है कि अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं विद इन द स्टेट तो आपके पास ऑप्शन है, आप चाहो तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले लो और चाहो तो मल्टीपल रजिस्ट्रेशन ले लो। However, in case of multiple branches in multiple states, आप लोग क्या मैंडेटरी अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर टू विच इज यस, यू विल हैव टू टेक मैंडेटरली सेपरेट रजिस्ट्रेशन। ओके गाइस, तो मैं यहां पर एक एग्जांपल लेता हूं। केस नंबर 1, ये है मिस्टर डी, इनके 2 ब्रांचेस हैं गाइस, ब्रांच नंबर 1 इन एमपी एंड ब्रांच नंबर 2 ऑल्सो इन एमपी। अब इनके पास ऑप्शन है, इनके पास मिस्टर डी हैज एन ऑप्शन, यहां पर इनके पास ऑप्शन है, और ऑप्शन क्या है कि वो चाहे तो सिंगल रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं, सिंगल रजिस्ट्रेशन, जहां पे वो ब्रांच नंबर 1 को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित कर दे और अदर ब्रांचेस को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस घोषित कर दे। उल्टा भी कर सकते हैं कि ब्रांच नंबर 2 उनका बड़ा ब्रांच बना तो उन्होंने ब्रांच नंबर 2 को प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस कर दिया और ब्रांच नंबर 1 को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस कर दिया। तो मैं ऐसे एरो बना देता हूं कि दोनों तरीके से करा जा सकता है, ठीक है जी। और चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, चाहे तो सेपरेट रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, अलग अलग रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? अब इधर ध्यान से देखिएगा, अगर वो सिंगल रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो वो आपस में दोस्तों डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं कहलाएंगे। क्यों डिस्टिंक्ट पर्सन कब माना जाता है? जब 2 अलग अलग रजिस्ट्रेशन हो। और अगर डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है और अगर ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में अगर कोई सामान भेजा जाता है, ब्रांच नंबर 1 से ब्रांच नंबर 2 में अगर कोई सामान भेजा जाता है तो उसे डीम्ड सप्लाई भी नहीं माना जाएगा, डीम्ड सप्लाई भी नहीं माना जाएगा। However, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है, एवरीबडी हैज टू अंडरस्टैंड, अगर सेपरेट रजिस्ट्रेशन होता है तो उन्हें आपस में क्या डीपी डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा? द आंसर टू विच इज यस, उन्हें डिस्टिंक्ट पर्सन माना जाएगा। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब दोनों एक ही इंसान के अलग अलग ब्रांचेस हैं हैविंग सेपरेट रजिस्ट्रेशन, जहां पर ब्रांच नंबर 1 अपनी रिटर्न्स भरेगा, ब्रांच नंबर 1 अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करेगा, ब्रांच नंबर 2 अपना काम कर रहा है, एक ही इंसान के हैं। लेकिन कभी ब्रांच नंबर 2 में कोई रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ गई, स्टॉक कम पड़ गया, तो क्या ब्रांच नंबर 1 ब्रांच नंबर 2 को सामान नहीं भेज सकता? भेज सकता है, बिल्कुल भेज सकता है। तो जब ब्रांच नंबर 1 ने ब्रांच नंबर 2 को सामान भेजा और दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड हैं, तो सरकार ने क्या कहा कि अगर आपने कोई भी स्टॉक ट्रांसफर किया बिटवीन 2 ब्रांचेस विच आर सेपरेटली रजिस्टर्ड, whether in the same state or other state, whether in the same state or other state, in that case, in that scenario, सरकार ने उसे क्या बोला? इसे हम क्या मानेंगे गाइस? इसे हम डीम्ड सप्लाई मानेंगे, डीम्ड सप्लाई मानेंगे। अब बात यह आती है कि डीम्ड सप्लाई क्यों माना जाएगा?
डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1। अब ध्यान से देखना दोस्तों, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, इधर ध्यान से देखिएगा कि जब आपने कोई सामान खरीदा, लेट्स से जब ब्रांच नंबर वन ने जब स्टॉक परचेज किया, तो आईटीसी किसने अवेल किया? आईटीसी अवेल किया ब्रांच नंबर 1 ने, क्योंकि परचेज ब्रांच नंबर 1 ने किया था। अब दोस्तों, ब्रांच नंबर 1 बिकॉज इट इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ब्रांच नंबर 2, इसने जब स्टॉक ट्रांसफर किया, बहुत लॉजिकल है दोस्तों, जब इसने स्टॉक ट्रांसफर किया तो सामान किसके पास पहुंच गया? अब सामान सर ब्रांच नंबर 2 के पास आ गया, करेक्ट। और ब्रांच नंबर 2 ने इस सामान को आगे प्रोसेस करके सप्लाई किया, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी किसके में रिफ्लेक्ट कर रहा है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी रिफ्लेक्ट कर रहा है ब्रांच नंबर 2 में। अब मोदी जी ब्रांच नंबर 1 के पास भागे भागे पहुंचे, कह रहे हैं अरे अरे अरे, ब्रांच नंबर 1 के मैनेजर साहब, ये सामान कहां गया? ये सामान था, ये सामान कहां गया जिस पर हमने आपको आईटीसी का बेनिफिट दिया था? तो उन्होंने कहा अरे मोदी जी, आपको क्या बताएं, ब्रांच नंबर 2 में सामान की जरूरत पड़ी तो हमने ये वाला सामान ब्रांच नंबर 2 में ट्रांसफर कर दिया था, और क्योंकि ये वाला सामान ब्रांच नंबर 2 में ट्रांसफर हो गया है, तो ये वाला सामान कहां पहुंच गया? ये वाला सामान ब्रांच नंबर 2 के पास पहुंच गया। तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ब्रांच नंबर 2 में रिफ्लेक्ट करेगी। एवरीबडी अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? नाउ सरकार ने क्या बोला होगा? सरकार ने कहा अरे राठी जी कमाल करते हो, मतलब ब्रांच नंबर 1 आईटीसी क्लेम कर रहा है, ब्रांच नंबर 2 आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में दिखा रहा है, जबकि ब्रांच नंबर 2 का कोई परचेज की डिटेल्स नहीं आ रही है। तो सरकार ने बोला कि राठी जी, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि जो हमारी सप्लाई चेन है वो चलती रहे, वो बीच में ब्रेक ना हो, तो आपने जो स्टॉक ट्रांसफर किया है बिटवीन ब्रांच नंबर 1 टू ब्रांच नंबर 2, क्या इसे भी सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी, ये भी क्या है? डीम्ड सप्लाई है। ये भी क्या है? डीम्ड सप्लाई है। एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? समझ में आया? लेकिन अगर ब्रांच नंबर 1 और ब्रांच नंबर 2 सेपरेटली रजिस्टर्ड नहीं होते, तो सेपरेटली जब रजिस्ट्रेशन नहीं होता तो इनका डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं माना जाता, और डिस्टिंक्ट पर्सन ही नहीं माना जाएगा तो सवाल ही नहीं उठता दोस्तों कि इनके बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ उसे सप्लाई माना जाए। अब केस नंबर 2 गाइस, ध्यान से देखिएगा। एक है मिस्टर जी, इनके भी 2 ब्रांचेस हैं, ब्रांच नंबर 1 जो कि है लेट्स से राजस्थान में, और ब्रांच नंबर 2 जो कि है महाराष्ट्र में। यहां पर अगर इनके बीच में स्टॉक ट्रांसफर होता है दोस्तों, तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, क्या इनको अलग अलग रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा? द आंसर टू विच इज यस, दे विल हैव टू मैंडेटरली टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। दे विल हैव टू मैंडेटरली टेक सेपरेट रजिस्ट्रेशन। इधर ध्यान से देखिएगा गाइस, यहां पर आपको मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, क्योंकि हमारे देश में दोस्तों स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन होते हैं। इफ यू हैव मल्टीपल ब्रांचेस इन मल्टीपल स्टेट्स, यू विल हैव टू टेक मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस मैंडेटरी इन ईच ऑफ दो स्टेट्स। तो मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन, यहां पर ऑप्शन ही नहीं है, देयर इज नो ऑप्शन लाइक दैट। now the question is everybody has to think and everybody has to answer कि अगर यहां पर सेपरेट रजिस्ट्रेशन हुआ, तो अगेन जब ब्रांच नंबर 1 ने स्टॉक को परचेज किया, तो आईटीसी ब्रांच नंबर 1 के पास है, मतलब आईटीसी राजस्थान के पास है। और जब इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर हुआ, ये तो इंटर स्टेट हो गया गाइस, इंटर स्टेट स्टॉक ट्रांसफर, एसटी मतलब स्टॉक ट्रांसफर। तो जब महाराष्ट्र वाले ने आगे इसे सप्लाई किया, तो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कौन क्लेम कर रहा है? आउटपुट टैक्स लायबिलिटी मतलब किसके उसमें दिखाई जा रही है बुक्स में? महाराष्ट्र वाले ब्रांच में। अब मोदी जी फटाफट फिर राजस्थान वाले ब्रांच के मैनेजर के पास पहुंचे, उनसे कहा अरे भाई साहब, तुमने आईटीसी तो क्लेम कर लिया इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ,
लेकिन इस प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कहां है? तो ब्रांच के मैनेजर ने कहा मोदी जी इस वाले प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी आपको कभी रिफ्लेक्ट भी नहीं करेगी। कह रहे हैं अरे कैसे बेशरम हो यार, आप एक तरफ तो आईटीसी क्लेम कर रहे हो, ऊपर से मतलब ऊंची आवाज में ये बोल रहे हो आउटपुट टैक्स लायबिलिटी दिखेगी भी नहीं, बेचोगे नहीं क्या, कभी इसे सप्लाई नहीं करोगे क्या? तो उन्होंने कहा अरे मोदी जी क्या बताए, नाराज मत होइए, वो ना दूसरे ब्रांच में, महाराष्ट्र में एक ब्रांच है मुंबई में, वहां पे हमने ना सामान भेज दिया था। अरे आप तो नाराज हो गए, हमने वहां पे सामान भेज दिया था, वो वहां पे स्टॉक की जरूरत थी तो हमने सामान वहां भेज दिया है, वो वहां से आगे बिकेगा। तो आईटीसी तो मैंने तेरे को दिया था, टैक्स भी मैं तुम्हारे से वसूलूंगा। तो इन दैट केस सरकार ने कहा अगेन, सो दैट द सप्लाई चेन इज नॉट ब्रोकन, इंटरस्टेट स्टॉक ट्रांसफर, क्या इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस, इसे भी डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। इट विल बी कंसिडर्ड एज डीम्ड सप्लाई। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? आ जाओ भाई, इस पॉइंट को करते हैं। एग्जाम्पल्स देखेंगे, तीनों एग्जाम्पल्स यहां पर आ गए हैं दोस्तों। केस नंबर 1 में मैंने 2 एग्जाम्पल बनाए, एक तो वो वाला एग्जाम्पल बनाया था जहां सिंगल रजिस्ट्रेशन था, और एक एग्जाम्पल बनाया था जहां पर 2 रजिस्ट्रेशन थे। तो जहां पर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन होंगे वहां पर डिस्टिंक्ट पर्सन वाला पॉइंट आएगा। तो कहते हैं डिस्टिंक्ट पर्सन को फिर से पढ़ते हैं तो बेटर क्लैरिटी आएगी। A person who has obtained or is required to obtain more than one registration, whether in one state or union territory or more than one state or union territory, shall in respect of each such registration be treated as distinct person. तो अगर आपके मल्टीपल रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो विद इन द सेम स्टेट हो, क्योंकि सेम स्टेट में ऑप्शन दिया जाता है आपको, और चाहे तो मल्टीपल स्टेट्स में वहां ऑप्शन नहीं है, वहां पे इंडिया में स्टेट वाइज रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो इन दैट सिनेरियो, इन दैट केस, अगर मल्टीपल रजिस्ट्रेशंस हैं तो इन सारे ब्रांचेस को आपस में क्या बोलेंगे? डिस्टिंक्ट पर्संस बोलेंगे। एंड एनी ट्रांजैक्शन बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, एनी ट्रांजैक्शन सप्लाई बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ, वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, क्या उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी, उसे डीम्ड सप्लाई माना जाएगा। एग्जाम्पल करते हैं गाइस। कहते हैं हेड ऑफिस in Mumbai, Maharashtra, registered, sends goods to his branch in नागपुर, नागपुर भी महाराष्ट्र में आता है और ये भी रजिस्टर्ड है, मतलब दोनों अलग अलग रजिस्टर्ड हैं बट विद इन द सेम स्टेट। Mumbai head office and Nagpur branch are distinct person under section 25(4) as both are registered. Therefore, any stock transfer between head office and branch, even if without consideration, shall be considered as supply, उसे सप्लाई माना जाएगा, और ये इंट्रा स्टेट सप्लाई माना जाएगा क्योंकि ये विद इन द सेम स्टेट है। क्या इसे सप्लाई माना जाएगा? हाँ जी माना जाएगा, इन दैट टू इंट्रा स्टेट सप्लाई। नेक्स्ट, हेड ऑफिस इन भोपाल मध्य प्रदेश रजिस्टर्ड, सेंड गुड्स टू इट्स ब्रांच इन लखनऊ यूपी रजिस्टर्ड। यहां तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, यहां ऑप्शन नहीं है, यहां ऑप्शन नहीं है। तो क्या ये भी आपस में जो हेड ऑफिस इन भोपाल है एंड ब्रांच इन लखनऊ, आर दे डिस्टिंक्ट पर्सन? The answer is yes. Bhopal head office and Lucknow branch are distinct person under section 25(4) as both are registered. It does not matter, it doesn't matter whether they are registered in the same state or different states. Therefore, any stock transfer between head office and branch, even if without consideration, shall be considered as supply, उसे supply माना जाएगा। This is interstate supply. इसे interstate माना जाएगा क्योंकि यहां पर सामान मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश जा रहा है। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, उसे इंटरस्टेट माना जाता है। तो यहां पर दोस्तों क्या लिवाय होगा ऑन दिस डीम्ड सप्लाई ट्रांजैक्शन? इंटरस्टेट के केस में क्या लिवाय होता है? आईजीएसटी। एंड विद इन द सेम स्टेट होता है जो इंट्रा स्टेट होता है, उसमें क्या लिवाय होता है? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और अगर यूनियन टेरिटरी होता तो एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी आ जाता। Next, third example. Head office in Ahmedabad, Gujarat, registered, send goods to its branch in Surat, Gujarat. No separate registration. गुजरात वाले ब्रांच का हमने कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है। सूरत ब्रांच shown as additional place of business in registration certificate. मतलब जो आपका हेड ऑफिस इन अहमदाबाद है, ये प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है
और जो सूरत वाला ब्रांच है दोस्तों, ये एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है। ऑलराइट, नाउ गाइस इधर ध्यान से देखिएगा, अहमदाबाद हेड ऑफिस एंड सूरत ब्रांच आर नॉट डिस्टिंक्ट पर्सन अंडर सेक्शन 25(4) एज बोथ आर नॉट सेपरेटली रजिस्टर्ड। ऐसे लिखना चाहिए था, सेपरेटली रजिस्टर्ड, अलग अलग रजिस्टर्ड नहीं है। कॉन्सिक्वेंटली अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर होता है बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच shall not be considered as supply and therefore GST shall not be levied। GST यहां पर लिवाय नहीं करी जाएगी। Alright guys, next point, section 25(5) deemed distinct person। मान लिया जाएगा कि आप डिस्टिंक्ट हैं, deemed distinct person। अब यह भी बड़ा अच्छा पॉइंट आया दोस्तों, सरकार ने कहा कि कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जहां पर जो सप्लायर है दोस्तों, उसकी 2 ब्रांचेस हैं, लेकिन एक ब्रांच ऐसा काम कर रहा है जिसमें जीएसटी से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि पेट्रोल, जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि एविएशन टरबाइन फ्यूल, जैसे कि नेचुरल गैस। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन पर आज की तारीख तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, आज की तारीख तक जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। ऑलराइट गाइस, तो कहते हैं, सरकार ने कहा कि अगर आपके पास 2 ऐसे ब्रांचेस हैं जिसमें एक ब्रांच में जीएसटी का कोई लेना देना नहीं है, तो उस ब्रांच को आपको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा ब्रांच जिससे लेट्स से आप कपड़ों का काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करते हैं, कोई और काम करते हैं जो कि जीएसटी एम्बिट में आता है, तो उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो इन दिस सिनेरियो अगर जीएसटी रजिस्टर्ड ब्रांच से दूसरे ब्रांच विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर द जीएसटी लॉ, उस ब्रांच में कोई सामान गया, तो इन दैट केस उसको भी जीएसटी लॉ में डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन कैटेगरी में डाला गया, और अगर कंसिडरेशन इन्वॉल्व नहीं है तो भी उसे सप्लाई माना जाएगा। आजा भाई, कहते हैं वेयर अ पर्सन हु हैज ऑब्टेन्ड और इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन registration in a state or union territory in respect of an establishment has an establishment in another state or union territory, then such establishment shall be treated as establishment of distinct person। मैं एक एग्जांपल बनाता हूं गाइस, उसका क्लैरिटी मिलेगी गाइस। लेट्स से मैं आपका होस्टर दोस्त राठी, ऑलराइट गाइस, मेरा पंजाब में पेट्रोल पंप है। अब क्योंकि पंजाब में मेरा पेट्रोल पंप है, तो क्या पेट्रोल पर जीएसटी है? नहीं। तो क्या मुझे जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है? द आंसर टू विच इज नो, क्योंकि पेट्रोल पर आज भी पुराना टैक्सेशन सिस्टम चल रहा है, तो मुझे पेट्रोल पंप जो पंजाब में है वहां पे रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं। और दूसरा दोस्तों, मेरा एक ब्रांच है, एक जगह और है, नोएडा में मेरी गारमेंट्स फैक्ट्री है, गारमेंट्स की फैक्ट्री, कपड़ों की फैक्ट्री है गाइस। क्या दोस्तों कपड़े जीएसटी एम्बिट में आते हैं? हाँ जी। क्या यहां पर मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा? द आंसर इज यस, यहां पर मेरे को जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। अब जो पेट्रोल पंप पे कर्मचारी थे, जो मेरे वर्कर्स थे, उनके लिए मैंने अपनी ही फैक्ट्री से कपड़े भिजवाए। ध्यान से देखिएगा, मैंने अपनी ही फैक्ट्री से यहां पर स्टॉक भिजवाया, गारमेंट्स भिजवाए कि ये लोग ना, ठंड का टाइम है, जैकेट्स वगैरह मैंने गारमेंट्स भिजवाए। तो क्या इस पर जीएसटी माना जाएगा? जहां पर ब्रांच नंबर, मतलब पेट्रोल पंप ब्रांच ने यहां पर कोई भी पैसा नहीं दिया, तो अगर अपन सेक्शन 25(4) में जाते हैं ना, तो 25(4) क्या बोलता है कि दोनों ब्रांचेस रजिस्टर्ड होने चाहिए, चाहे वो सेम स्टेट में हो या अलग अलग स्टेट में हो। लेकिन पंजाब वाला ब्रांच जहां पे मेरा पेट्रोल पंप का काम था, वहां पे तो रजिस्ट्रेशन का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि पेट्रोल जीएसटी एम्बिट में नहीं आता। तो क्या इसे डिस्टिंक्ट पर्सन बोला जाए? नहीं। तो सरकार ने कहा, यार मोदी जी जब नोएडा वाले ब्रांच के पास पहुंचे और कहा ये गारमेंट्स कहां जा रहे हैं, इनके लिए तो कोई पैसों का लेन देन भी नहीं हो रहा है, कह रहे अरे ये गारमेंट्स तो हम अपने ही ब्रांच के पास भेज रहे हैं पंजाब में कब से आपका रजिस्ट्रेशन हो गया? कह रहे नहीं ना, रजिस्ट्रेशन नहीं है पंजाब में, क्योंकि पंजाब में पेट्रोल पंप है।
अब पेट्रोल आप जानते हो जीएसटी एम्बेड से बाहर है, तो हम पंजाब में क्यों रजिस्ट्रेशन लेंगे? तो मोदी जी ने कहा यार अब अगर हमें इस ट्रांजैक्शन पर जीएसटी लगाना है तो इन्हें भी कहीं ना कहीं हमें पैरा 2 में लाना पड़ेगा, पैरा 2 ऑफ शेड्यूल 1। तो सरकार ने सेक्शन 25(4) के बाद सेक्शन 25(5) निकाल दिया और बोला कि अगर एक ऐसा ब्रांच है जिसमें जीएसटी की रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है और एक ऐसा ब्रांच है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो जो जीएसटी रजिस्टर्ड ब्रांच इफ ट्रांसफरिंग गुड्स टू द अदर ब्रांच, तो in that case these branches will be called as deemed distinct person। मान लो कि ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, मान लो कि ये भी डिस्टिंक्ट पर्सन है, इन्हें क्या बोलेंगे? डीडीपी, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। तो ब्रांच, द पेट्रोल पंप ब्रांच इन पंजाब एंड द गारमेंट फैक्ट्री ब्रांच इन नोएडा, ये आपस में क्या है गाइस? डीडीपी है, डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन। और क्योंकि ये डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन है दोस्तों, इनके बीच भी किया गया ट्रांजैक्शन पर क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, जीएसटी लगेगा। इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? यहां से लेकर यहां तक क्या जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस। तो क्या दोस्तों ये जो ट्रांजैक्शन गारमेंट्स हुए हैं, ये आपका जो स्टॉक ट्रांसफर हुआ है, इसे क्या दोस्तों डीम्ड सप्लाई मान लिया जाए? डीम्ड सप्लाई अंडर शेड्यूल 1 पैरा 2, शेड्यूल 1 पैरा 2, द आंसर इज यस, बिल्कुल। एग्जाम्पल देखिए, विजय माल्या एंटरप्राइजेस, अ रजिस्टर्ड सप्लायर, ओन्स एन एसी रेस्टोरेंट इन हैदराबाद। ही ओपनड अ लिकर शॉप इन उत्तराखंड। अब मेरे को बताओ, दारू क्या जीएसटी एम्बिट में आता है? द आंसर इज नो। फॉर ट्रेडिंग ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। तो अब ये हैदराबाद तेलंगाना में तो रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उत्तराखंड में नो रजिस्ट्रेशन। अब अगर एसी रेस्टोरेंट से हैदराबाद उत्तराखंड में अगर कोई सामान आता है तो दोस्तों जीएसटी लगेगा, क्योंकि इन्हें डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन माना गया। Since supply of alcoholic liquor for human consumption in Uttarakhand is a non-taxable supply, hence they are not required. Vijay Malla Enterprises are not required to obtain registration with respect to same in Uttarakhand. Also, फावा दोस्तों इस एसी रेस्टोरेंट का नाम लिखा था मैंने। ऑल्सो एसी रेस्टोरेंट इन हैदराबाद एंड लिकर शॉप इन उत्तराखंड, दो अनरजिस्टर्ड। एसी रेस्टोरेंट इन हैदराबाद ये तो रजिस्टर्ड है, लिकर शॉप इन उत्तराखंड दो अनरजिस्टर्ड, शैल बी ट्रीटेड एज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन। Supply between these offices in the course of furtherance of business even without consideration will qualify as supply। क्या उसे भी सप्लाई माना जाएगा? द आंसर इज यस, उसे भी सप्लाई माना जाएगा। एवरीवन क्लियर अबाउट इट? वेल डन। आ जाओ गाइस। सप्लाई बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन, सप्लाई बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेटेड पर्सन। इधर देखिएगा गाइस, आपको पता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। इधर देखिएगा, यहां पे लिखा हुआ भी था पॉइंट नंबर 3 में, रिलेटेड पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक चीज ऐसा सिखाने वाला हूं कि जो आप लोगों को आगे मिलेगी, अगले नहीं तो उसके अगले सेशन में, जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पैसा देता है फॉर विच द एम्प्लॉय इज प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ये आप लोगों को पता हो या ना पता हो मैं बता देता हूं, ये ना आपका दोस्तों शेड्यूल 3 में जाता है। कहां जाता है? शेड्यूल 3 में। और शेड्यूल 3 क्या है दोस्तों? शेड्यूल 3 इज नथिंग बट नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट का क्या मतलब है दोस्तों? ना तो इसे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब क्योंकि ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं, बिकॉज दिस इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो गाइस सवाल ही नहीं उठता दोस्तों जीएसटी का। नो जीएसटी, कोई जीएसटी नहीं लगेगा।
लेकिन ये जो भी पेमेंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कर रहा है, ये पेमेंट है अकॉर्डिंग टू द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। द पेमेंट फॉर द सर्विसेज, एम्प्लॉय को सर्विसेज, एम्प्लॉयर को सर्विसेज देता है, फॉर विच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो पैसा देता है उसे अपन नॉर्मल तौर पे सैलरी बोलते हैं। ये सैलरी क्या है? अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। जो भी पेमेंट है अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, कितनी ही पेमेंट हो, 2 लाख हो या 2 करोड़ हो, कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा, नो जीएसटी। हाउएवर दोस्तों, अदर देन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अदर देन द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को, ध्यान देना, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट दे रहा है, गिफ्ट, क्यों गिफ्ट कभी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा कि एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय को गिफ्ट देना पड़ेगा? नहीं, गिफ्ट इज ओकेजनल, वॉलंटरीली provided by the employer, which is at the option, which is at the choice of the employer. कंपनी का फाउंडेशन डे था इसलिए गिफ्ट मिला, एम्प्लॉय की बर्थडे थी, एम्प्लॉय की एनिवर्सरी थी, इसलिए गिफ्ट मिला। कंपनी ने दोस्तों कोई नया ब्रांच ओपन किया, इसलिए गिफ्ट मिला। कोई भी रीजन की वजह से गिफ्ट मिला विच इज नॉट अंडर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो सरकार ने कहा है यार ये बात सही है कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को सैलरी तो देता ही देता है जो कि एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में होता है, जिसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साइन करते हैं। तो जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है वो शेड्यूल 3 में जाता है, नेगेटिव लिस्ट, जिससे ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। हाउएवर जो गिफ्ट होता है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा होता, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा जाएगा तो कल कोर्ट के एम्प्लॉय कोर्ट में भी जा सकता है, और एम्प्लॉयर ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया, एम्प्लॉयर ने इसको तो गिफ्ट दिया, मुझे गिफ्ट नहीं दिया, ऐसा जाके एम्प्लॉय कह सकता है। तो सरकार ने कहा भैया देखो, गिफ्ट कभी भी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा जाता, हाउएवर गिफ्ट इज स्टिल प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। तो इन दैट केस सरकार ने क्या करा दोस्तों, उसमें डाल दिया कि अगर गिफ्ट अप टू 50,000 है, गिफ्ट कहां तक है ये लिमिट याद रखनी है गाइस, गिफ्ट अगर अप टू 50,000 है तो नो जीएसटी, और अगर गिफ्ट अबव 50,000 है तो क्या इस पे जीएसटी लगेगा? द आंसर इज यस, फिर इस पे जीएसटी लग जाएगा। ये सरकार ने कहा। देखो भैया गिफ्ट मिलता है तो सरकार ने एक लिमिट लगा दी कि इस लिमिट तक हम गिफ्ट को टैक्सेबल नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस लिमिट से ज्यादा का मिल जाएगा देन इट विल बी टैक्सेबल। कहते हैं एनी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एक्सीडिंग 50,000 शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई। Consequently, any gift up to 50,000 rupees received aggregately during the year by an employee shall not be deemed as supply. तो क्या बोला? एनी ट्रांजैक्शन इन द फॉर्म ऑफ गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय एक्सीडिंग 50,000 रुपए, अगर 50,000 से ज्यादा का है देन उस पर जीएसटी लगेगा ऑन द टोटल वैल्यू। इस चीज का ध्यान रखें, मतलब अगर गिफ्ट 65,000 का है तो 65,000 पे जीएसटी लगेगा, लेकिन अगर गिफ्ट 45,000 का है तो नो जीएसटी। Consequently, any gift up to 50,000 received aggregately, पूरे साल भर में एम्प्लॉयर ने अगर 50,000 रुपए तक का गिफ्ट दिया है तो उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं, कहते हैं गिफ्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड, गिफ्ट को डिफाइन नहीं किया गया है। लॉजिकली गिफ्ट इज वॉलंटरी इन नेचर एंड इज मेड ओकेजनली। लॉजिकली गिफ्ट एक वॉलंटरी नेचर की पेमेंट होती है और जो ओकेजनली दिया जाता है। इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज अ मैटर ऑफ राइट कि आपको देना ही पड़ेगा बाय द एम्प्लॉय, एंड द एम्प्लॉय कैन नॉट मूव अ कोर्ट ऑफ लॉ, वो कोर्ट में नहीं जा सकता फॉर ऑब्टेनिंग गिफ्ट। ऑलराइट गाइस, हाउएवर पेमेंट रिसीव फॉर सर्विसेज, ध्यान से देखना ये वही वाला पॉइंट है जो मैंने ऊपर बताया, पेमेंट रिसीव फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर in the course of or in relation to his employment are not treated as supply of services, उन्हें सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माना जाएगा। वो कौन से में आते हैं? शेड्यूल 3 में आते हैं, नेगेटिव लिस्ट में आते हैं। अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दी हैं एज पर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को पैसा दिया है फॉर दैट, तो इन दैट केस, इन दैट सिनेरियो गाइस,
उस पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो शेड्यूल 3 में आता है। शेड्यूल 3 की हेडिंग ही यही है कि शेड्यूल 3 में आए गए सारे पॉइंट्स, टोटल आपके दोस्तों 10-11 पॉइंट्स हैं, उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। वो ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाएंगे, ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज। और जब सप्लाई ऑफ गुड्स नहीं माने गए, जब सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं माने गए, तो उन पे जीएसटी लगने का सवाल ही नहीं उठता। ऑलराइट गाइस, कैसा लगा ये वाला पॉइंट? अब जितना अभी तक दोस्तों अपन लोगों ने किया है, मैं एक बार को अपने उस टेबल में जाके लिख देता हूं। ऑलराइट गाइस, इधर आइए गाइस, ये वाली हमारी टेबल, जिसमें सबसे पहला 7(1) किया, वो मैं अलग से लिखवा दूंगा, लेकिन 7(1)(b) यहां पर देखिएगा, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का एक्सेप्शन, थोड़ा सा ऊपर से लिखता हूं, एक्सेप्शन 7(1)(b), जिसे सप्लाई माना जाएगा, चाहे वो बिजनेस में इन्वॉल्व क्यों ना हो, क्या चाहे वो बिजनेस इन्वॉल्व हो या ना हो। importation of services, importation of services for a consideration, कंसिडरेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इस चीज का ध्यान रखना। इसमें लिख दो एक हाथ बना के, goods are not covered in this point, are not covered in this point. नेक्स्ट गाइस, कंसिडरेशन का एक्सेप्शन, इसके लिए थोड़ा ऊपर से लिखूंगा गाइस, क्योंकि मेरे को काफी जगह चाहिए, जिसमें मैं यहां से लिख रहा हूं एक्सेप्शन। ये क्या है दोस्तों एक्सेप्शन में? सबसे पहला सेक्शन 7(1)(c) प्लस शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 का दोस्तों पैरा 1, फर्स्ट पैरा दोस्तों, परमानेंट ट्रांसफर, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल of business asset on which ITC is claimed, या ITC has been claimed। दूसरा पैरा 2, transaction between related or distinct persons। अब दोस्तों रिलेटेड को डिफाइन करना है, तो रिलेटेड में दोस्तों मेरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो फैमिली का मतलब है दोस्तों, जिसमें आप लोग दोस्तों रिलेटेड में यहां पे लिख दीजिए, एक तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला पॉइंट मेरे को डालना है, ठीक है, और एक रिलेटेड में फैमिली वाला डालना है। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पे लिख देता हूं रिलेटेड में फैमिली, स्पाउस एंड चिल्ड्रन प्लस डिपेंडेंट पेरेंट्स
GP's grandparents and siblings. GP से समझ जाइएगा गाइस, ग्रैंड पेरेंट्स एंड सिबलिंग्स. डिस्टिंक्ट पर्सन को डिफाइन करिए गाइस. डिस्टिंक्ट पर्सन्स कौन होते हैं? मल्टीपल ब्रांचेस, multiple branches having separate registration. चाहे वेदर इन सेम स्टेट हो या अदर स्टेट हो, इसलिए वो लिखने की जरूरत नहीं है. इसके आगे एक पॉइंट ये भी करके लिख देता हूं, includes deemed distinct person. deemed distinct person. deemed distinct person से याद कर लीजिएगा दोस्तों कि आपका वो वाला पॉइंट आएगा, एक ब्रांच जीएसटी में रजिस्टर्ड है, दूसरा रजिस्टर्ड नहीं है. उसके बाद दोस्तों फैमिली के बाद यहां पे देखिएगा, गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय. गिफ्ट बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय अप टू 50,000 रुपीज, नो जीएसटी. उस पे कोई जीएसटी नहीं है, तो ऑटोमेटिकली 50,000 से ज्यादा का होगा तो जीएसटी लगेगा. इज एवरीवन क्लियर अबाउट इट गाइस? यहां तक आज हमने किया है गाइस. अपन विल स्टिक टू दिस पॉइंट. यहीं तक आज रखेंगे गाइस. आज भारी भरकम प्रोविजंस हुए हैं गाइस, और ये लिखने में हमारा रिकैप भी हो गया है. ऑलराइट गाइस, लिखने में हमारा ये रिकैप भी हो गया है. तो आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज एब्सोल्युटली फाइन विद दिस पॉइंट. चलो जी गाइस, आज का सेशन यहीं तक. I hope you guys enjoyed the provision. I hope you guys enjoyed the point. Okay. आजाओ भाई, कल कंटिन्यू करेंगे गाइस शेड्यूल नंबर 1 के पैरा नंबर 3 एंड पैरा नंबर 4 along with guys schedule 2. This is what we're gonna take care of in tomorrow's session. कल के सेशन में गाइस अपन ये वाले पॉइंट्स करेंगे. तो शेड्यूल नंबर 1 के पैरा नंबर 1 एंड पैरा नंबर 2 अपन आज कर चुके हैं. पैरा नंबर 3 एंड पैरा नंबर 4 अपन कल करेंगे along with शेड्यूल नंबर 2. तो ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों शेड्यूल 2 तक. फिर एक सेशन में शेड्यूल 3 along with सेक्शन 8 खत्म हो जाएगा. वेल डन गाइस. तो अब हमारा कितने, 2 सेशंस तो थ्योरेटिकल बचे हैं और एक सेशन प्रैक्टिकल. तो 3 और सेशन में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा. ऑलराइट गाइस, चलो जी, आई होप यू गाइज एंजॉयड द सेशन. मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. बाय बाय, अलविदा एंड टेक केयर.